हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। परिश्रम बैच में आप सभी का स्वागत है एक और लेक्चर के अंदर। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का शायद से खात्मा हो जाए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अभी थोड़ा सा टॉपिक और बाकी है, तो शायद एक क्लास और लग जाएगी। अब पता नहीं, देखी जाएगी भाई, ये तो ईश्वर ही जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं आज की जो पीपीटी है ना, उसको फुल एंड फाइनल बना करके लाया हूं। मतलब आज वो वाली पीपीटी है कि इसका सिलेबस आज खत्म हो सकता है। मतलब ये वाला चैप्टर आज खत्म हो सकता है ना। लास्ट टॉपिक आपका होता है, लास्ट टॉपिक आपका होता है, क्या बोलूं मैं, किसको बताऊं लास्ट टॉपिक क्या होता है। चलो छोड़ो, अब तुम तो क्या ही जानोगे लास्ट टॉपिक क्या होता है। लेकिन कोई बात नहीं, तुम बस ये बता दो लेक्चर कौन सा आज। आज लेक्चर कौन सा भाई, बता दे जल्दी से। आज लेक्चर कौन सा भाई, लेक्चर नंबर बता दो भाई, लेक्चर नंबर बता दो भाई। मेरी तबीयत एकदम ठीक है बेटा, मतलब एकदम तो पूरी तो नहीं ठीक है, अभी हल्का हल्का सा है, लेकिन वो हाँ हो जाएगा। मतलब मैं ध्यान पूरा रख रहा हूं, ठीक है ना, रेस्ट भी कर रहा हूं प्रॉपर। आपको एनर्जी भी मेरी पहले से बेटर लग रही होगी, है ना, पहले से बेटर लग रही होगी मेरी एनर्जी, ठीक है ना, क्योंकि अब तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक की तरफ जा रही है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी की, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी विशेष मुझे मिल रही हैं। बच्चे कुछ कुछ मुझे उपाय बता रहे हैं कि सर ये घोट के पी लो, वो घोट के पी लो। एक वो मुनक्का कह रहे हैं एक कह रहा मुनक्का जी दूध में फेंट के पी जाओ, ठीक है। ऐसे ऐसे करके नुस्खे बता रहे हैं दादी नानी के। बहुत अच्छा लग रहा है ना, कि आप लोग मेरी केयर करते हो इतनी, है ना। और मैं भाई ध्यान रख रहा हूँ, बस मेरे से ना गर्मी थोड़ी सी सहन नहीं हो पा रही, क्योंकि ठंडा ठंडा गर्मी बहुत ज्यादा है। ठंडा कुछ पिया नहीं जा रहा, कुछ खाया नहीं जा रहा, है ना। ठंडा भी मतलब नॉर्मल भी, मतलब नॉर्मल ठंडा जो होता है, वैसे ज्यादा ठंडा तो मैं पीता ही नहीं ना, खाता हूँ, है ना। तो लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद यार आप सभी का, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, है ना। थोड़ा सा भी मुझे खांसी जुकाम होता है तो तुम लोग यार मतलब दुआएं करने लगते हो मेरे लिए, ये बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, ये प्यार है। चलिए लेक्चर नंबर 9 पर चलते हैं। फिर आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज बारी है डाइलेक्ट्रिक्स की, ठीक है ना। अच्छा देखो, कुछ बच्चे अभी तो मैं चैट एक बार बंद करता हूं, ठीक है ना। कुछ बच्चे थोड़ा सा तंग हो रहे हैं डीपीपी के सवालों को लेकर के, क्योंकि कुछ सवाल भाई अच्छे लेवल के जा रहे हैं बेटा, कुछ सवाल अच्छे लेवल के जाएंगे, ये यकीन मानो, क्योंकि बोर्ड ने भी अपना लेवल बढ़ाया है ना भाई, ठीक है ना। और लेक्चर में जितना हो सकता है मैं उतना उतना लेवल बढ़ाऊंगा, जितना मेरे बस की है, जितना मैं सवाल ला सकता हूं, जितना आप सबके लिए ठीक होगा, मैं उतना लेवल लेक्चर का बढ़ाऊंगा। लेकिन बेटा आपको पर्सनल लेवल पर भी अपना लेवल बढ़ाना है। मेहनत सिर्फ सारी मेरी नहीं होगी, मेहनत आपको भी करनी है। और हो सकता है इस लेक्चर वाले लेवल से थोड़ा सा ऊपर आपको खुद उठना पड़े, वो सेल्फ स्टडी में होगा, वो सेल्फ स्टडी पे फोकस करते टाइम होगा। अगर कोई सवाल आपको टफ लग रहा है तो जानबूझ के डाला गया है, उससे घबराना नहीं है आपको, ठीक है, उससे घबराना नहीं है। उसके ऊपर आपको खुद सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, खुद थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपका डाउट बनेगा वो, और बनना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अरे जो सब कुछ ही सही सही हो जाए तो फिर तो मजा क्या, जब सब कुछ ही बहुत आसान लगने लगे तो फिर बात ही क्या रही, है ना। फिर तो आप खुद से कुछ करोगे ही नहीं। तो खुद से करने के लिए कुछ डू इट योरसेल्फ समझ लो ऐसे सवाल डाले गए हैं बेटा, जानबूझ के। मुझे पता है ना डीपीपी में क्या जा रहा है, मैं खुद सवाल छांटता हूं सारे यार, मैं खुद सवाल छांट करके देता हूं रिकॉर्ड करने के लिए भाई को, फिर वो भाई रिकॉर्ड करते हैं जिनकी आवाज आप सुनते हो वीडियो सोल्यूशन पे, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं होता तो मैं रिकॉर्ड कर देता, ठीक है ना। सवाल छांटता सारे मैं ही हूं, उसकी कुछ वैल्यू ऊपर नीचे करनी होती है वो भी मैं ही करता हूं, फिर वो प्रिंट होकर के मेरे पास वापस आती है, फिर उसको मैं दोबारा वेरीफाई करता हूं, ठीक है। तो मुझे भी पता है कि मैं क्या सवाल डाल रहा हूं आपके लिए भाई, ठीक है, टेंशन ना लो। ये दोनों ऐसे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चलता है, क्योंकि हम लेक्चर में कभी उतना नहीं पहुंच पाते, लेकिन डीपीपी में थोड़े से आगे के लेवल के सवाल आ जाते हैं, तो उस टाइम वो सवालों को आप इग्नोर करो, नेक्स्ट लेक्चर में उठा लो, ठीक है ना। तो मैं ये आपको बताऊं, ऐसा ऐसा एक दो सवाल हर डीपीपी में रह जाएगा, ऐसा एक दो सवाल हर डीपीपी के अंदर रह जाएगा आपका, जो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। वो बाद में इकट्ठी करके फिर से आप जब चैप्टर को दोबारा पढ़ने बैठोगे, दोबारा एक बार रिवाइज करने बैठोगे, तब उन सवालों को तोड़ने की ट्राई करना, तब उन सवालों को देखना, हाँ भाई अच्छे लेवल के सवाल है, ये हॉट्स क्वेश्चन है, ये अच्छे लेवल के सवाल है, तो इनको तो मुझे तोड़ना सीखना ही है। फिर उसको आप चाहे इंटरनेट पे डालो, चाहे चैट जीपीटी पे डालो, चाहे यूट्यूब पे डालो, चाहे और कहीं डालो, चाहे हमारे डाउट इंजन पे डालो, या फिर कुछ ऐसे सवाल होंगे जो मुझे लगेगा भाई आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो, रिसर्च भी नहीं हो पाई, ठीक है, तो फिर तो मैं ला करके डिस्कस कर ही दूंगा। फिर तो जब हम सेशन लेंगे, प्रैक्टिस सेशन भी लेंगे, उसके बाद एक प्रैक्टिस सेशन भी नहीं होगा, कई प्रैक्टिस सेशन आगे भी चलेंगे आपके। जब 3-4 चैप्टर इकट्ठे हो जाएंगे तो उसका एक अलग से प्रैक्टिस सेशन मैं लूंगा भाई, टेंशन ना लो, बिल्कुल भी आप टेंशन ना लीजिए। बस अपने लेवल पर थोड़ा थोड़ा एफर्ट मारते रहिए आप, अपने लेवल पर। मैं अपने लेवल पर जो आपको एफर्ट दे रहा हूं वो लेवल तो आपने रखना ही रखना है, इससे ऊपर जाकर के आपने थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी है, इससे ऊपर जाकर के थोड़ी थोड़ी, इसलिए वो सवाल डाले गए हैं डीपीपी के अंदर, और टेस्ट में भी मिलेंगे ऐसे सवाल, मैं आपको पहले ही बता दूं, इसलिए अच्छी तैयारी करनी है आपको।
अब मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू नहीं होगा, मीठा मीठा भी गप और कड़वा कड़वा भी गप करना पड़ेगा। दोनों खाने हैं आपको, मीठा भी हजम करना और कड़वा भी हजम करना। ये नहीं कि मीठा मीठा तो हजम कर लिया, आहा मजा आ गया, और कड़वे को बोला चल थू रहने देते हैं इसको, ऐसा नहीं करना। मीठा मीठा भी गप और कड़वा कड़वा भी गप, दोनों गप करने हैं, समझ गए। चलो, डाइलेक्ट्रिक्स और डाइलेक्ट्रिक्स कैपेसिटर के अंदर डालेंगे तो क्या कहानी बनेगी, ये सब आज पढ़ना है, और यही हमारा लास्ट टॉपिक होता है चैप्टर का, डाइलेक्ट्रिक्स इनसाइड कैपेसिटर। इस पर हम आ पाए तो आ पाए, नहीं आ पाए तो नेक्स्ट क्लास में आएंगे, ठीक है। क्योंकि आज मैं काफी सारी स्लाइड लेकर के आया और मैं नहीं चाहता कि अननेसेसरी ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाए कि भाई वही एंड में 5 मिनट आपके पास बचते हैं, फिर आपकी 7 बजे वाली क्लास होती है किसी और टीचर की, है ना, या ओम जी अवस्थी जी की क्लास होती है या किसी और की होती है। वो मैं नहीं चाहता कि हर बार आपके लिए वो थोड़ा सा मार्जिन बचे, इसलिए हम हो सकेगा तो 2 भागों में कर लेंगे इसको, लेक्चर नंबर 10 भी ले आएंगे, ठीक है ना। चीजें आराम आराम से ही होंगी भाई, चाहे स्कूल वाले जितना मर्जी भागने दो, भागते हैं भागने दो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। लेकिन चीजें आराम आराम से ही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, समझते समझते पढ़ेंगे, हर एक चीज को डिटेल में कॉन्सेप्चुअली क्लियर करते हुए पढ़ेंगे, ये मेरा स्टाइल है, ठीक है, पढ़ाने का। आइए, होमवर्क क्वेश्चन दिए गए थे 3 आपको, एक एक करके तीनों को तोड़ते हैं। A capacitor of capacity C1 charged up to V volt and then connected to an uncharged capacitor of capacity C2। तो 2 कैपेसिटर है, एक C1 है एक C2 है। C1 को V वोल्ट पे चार्ज किया, C2 को चार्ज ही नहीं किया, यानी C2 के लिए कोई वोल्टेज ही नहीं है। कह रहा फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा जब दोनों को जोड़ दिया जाएगा। तो ये वही कॉमन पोटेंशियल वाला क्वेश्चन है बेटा, कल बताया था VC, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, C1 V1 प्लस C2 V2 और बटे में C1 प्लस C2। याद आया कि नहीं आया, कल का करवाया हुआ फॉर्मूला है बेटा ये, ठीक है। C1 C1 है, हाँ, V1 V है, ओके, C2 C2 है, हाँ, और V2 क्या है, अनचार्ज है बेटा, कोई पोटेंशियल जोड़ा नहीं था तो उसको 0 लेंगे हम, बात खत्म हो गई, डिवाइड बाय C1 प्लस C2, ठीक है। आंसर बना, ये 0 हो गया, ये बना C1 V बटा में C1 प्लस C2, ठीक है। मैं पोल भी लगा सकता था इसके लिए और बहुत सारे बच्चों का सही भी होगा, लेकिन ये मैं जानता हूं इसलिए जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बी ऑप्शन एकदम सही है, C1 V अपॉन में C1 प्लस C2, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। अ कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ बैटरी, दूसरा सवाल है ये, एक कैपेसिटर को बैटरी के द्वारा चार्ज किया गया, ठीक, बैटरी इज रिमूव, अब बैटरी को रिमूव कर दिया गया, एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज्ड कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, एक दूसरा कैपेसिटर ला करके पैरेलल में जोड़ दिया गया, ठीक है जी। कह रहा टोटल एनर्जी का क्या होगा। अबे यार, तुम एक छोटी सी बात बताओ, इसके लिए क्या तुमको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं है। कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत है क्या, नहीं है। आपको इसमें कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं। आप एक बार बताओ, एक, यार ये घर से ना फोन आ रहा है बार बार यार, आज ना इंटरनेट वाला घर पे आया हुआ है यार, तो वो आया भी इसी टाइम पे जिस टाइम पे क्लास स्टार्ट हो रही है, अभी उसको एंट्री दी है मेन गेट पे, है ना। वो बार बार फोन करी जा रहा है, कभी ओटीपी मांगेगा, कभी कुछ करेगा, मुझे डिस्टरबेंस होगी बीच बीच में, मैं जाता रहूंगा, ठीक है, सॉरी। पता, अरे यार स्पीड ही नहीं आ रही है इंटरनेट की, 100 MBPS का प्लान ले रखा है, 2 MBPS स्पीड नहीं आ रही, कुछ भी स्ट्रीम नहीं हो रहा। इंस्टाग्राम भी अगर चलाऊं ना तो ऐसे ऐसे 3-4 बार स्क्रॉल करता हूं तब भी वो गोल गोल यूं यूं घूमे जा रहा है, एक वीडियो नहीं स्ट्रीम हो पा रही ढंग से। चलो ठीक है, हाँ, इसके लिए बेटा आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं, आप खुद बताओ, एक कैपेसिटर चार्ज है, उसकी कुछ एनर्जी होगी, हाफ CV² से निकाल सकते हो, अगर चाहो तो पेन चलाना, अगर पेन चलाना चाहो तो भी बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। और दूसरा कैपेसिटर अनचार्ज है। अब एक बात बताओ, जब भी दोनों कनेक्ट होंगे तो कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में निकलेगी नहीं निकलेगी, कुछ एनर्जी का लॉस होगा नहीं होगा। तो क्या नेट एनर्जी कभी इंक्रीज हो सकती है क्या, कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। सेम रह सकती, सेम भी नहीं रह सकती, इंक्रीज हो सकती, नहीं हो सकती। आंसर इसका बी ही है, वो डिक्रीज ही होनी है जी, वो इंक्रीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक कैपेसिटर पूरा चार्ज है, सोचना, दूसरा अनचार्ज है, आपने दोनों को जोड़ा तो चार्ज यहां वहां भागेंगे, चार्ज यहां वहां भागेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का, पोटेंशियल सेम होगा, कुछ कुछ चीजें चलेंगी, और दूसरा वाला कैपेसिटर भी चार्ज होने लगेगा। तो ऐसे में क्या हीट जनरेट नहीं होगी, क्या होगी यार। तो क्या पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोनिक एनर्जी जो है पूरे सिस्टम की, वो बढ़ने वाली है, सवाल ही नहीं उठता। बढ़ तो सकती नहीं, सेम भी नहीं रह सकती, डिक्रीज ही होनी है। तो इसका आंसर तो आप इस तरीके से दे सकते हो, बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था, मतलब न्यूमेरिकल पार्ट है ये।
एक 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, चार्ज टू पोटेंशियल 300 और 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, चार्ज टू पोटेंशियल 200। कैपेसिटर देन कनेक्टेड इन पैरेलल विद प्लेट्स ऑफ अपोजिट पोलैरिटी। हाँ जी, फॉर्मूला कौन सा लगेगा भाई? कॉमन पोटेंशियल निकालना है आपको, तो Vc इज इक्वल टू C1V1 माइनस C2V2 लगता है, याद करो। जब अपोजिट पोलैरिटी हो तो बीच में माइनस का साइन आ जाता है, याद करो। जब अपोजिट पोलैरिटी हो तो बीच में माइनस का साइन आ जाता है, और डिवाइड बाय वो तो ऐड ही होगा, C1 प्लस C2 तो ऐड ही होगा। सही है, बस इसमें पुट करनी है आपने सारी चीजें। कोशिश करना यहां पर बड़े वाली टर्म रखो, यहां पर छोटे वाली टर्म रखो, है ना, तभी पॉजिटिव में आंसर आएगा और वो अच्छा भी लगेगा आता हुआ। C1V1 तो 300 गुणा में 3 कर देंगे तो ठीक रहेगा ना, है ना, तो ये 900 हो गया। पूरा लिख देता हूं, चलो। 3 इंटू 300 माइनस 2 इंटू 200 बटे में 3 जमा 2, 3 प्लस 2। ठीक है, ठीक है जी, ओके। ये कितना आ गया? 3 3 900 माइनस 2 दूनी 400 और बटा में 5। 900 में से 400 गया बेटा 500, 500 बटा में 5, आंसर आ गया 100, 100। ठीक है ना, 100 वोल्ट आंसर है इसका। कॉमन पोटेंशियल क्या आ गया? 100 आ गया, आना भी चाहिए। ठीक है जी, क्लियर बात, क्लियर बात, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आसान सवाल थे तीनों, हो सकते थे इजीली। ठीक है, अच्छा एक बात और सुनना, एक बात और सुनना। कल वाला जो हमारा टॉपिक था जिसमें हम कॉमन पोटेंशियल निकाल रहे थे, Vc निकाल रहे थे, तो आपको याद होगी एक बात, आपको याद होगी एक बात कि कभी भी पॉजिटिव वाली प्लेट से पॉजिटिव वाली प्लेट ही जोड़ी जाती है तो, और नेगेटिव वाली प्लेट से नेगेटिव वाली प्लेट ही जोड़ी जाती है तो कॉमन पोटेंशियल जो निकलता है वो ऐसा निकलता है, C1V1 प्लस C2V2 बटे में C1 प्लस C2। ठीक बात। और कभी भी अपोजिट पोलैरिटी का खेल रहता है तो, है ना, अपोजिट पोलैरिटी का खेल रहता है तो, मतलब ये प्लस ये माइनस, प्लस से माइनस जोड़ दी जाए तो कॉमन पोटेंशियल रहता है C1V1 माइनस C2V2 बटे में C1 प्लस C2। ठीक है ना। एक तो चीज आती है कॉमन पोटेंशियल की, जिसको तो मैंने डिराइव करके भी दिखाया आपको, लेकिन एक डेरिवेशन एनसीईआरटी में नहीं है, और वो है लॉस ऑफ हीट की। वो भी आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। लॉस ऑफ हीट की क्या होती है मैं आपको बताता हूं। देखो होता क्या है, वही मोटी बात करते हैं, मोटी बात करते हैं। जब भी दो चार्ज कैपेसिटर, या एक चार्ज एक अनचार्ज भी हो सकता है, उनको आप जोड़ते हो ना ऐसे तारे वारे लगा करके, तो इनके बीच में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस चालू हो जाते हैं। कॉमन पोटेंशियल अचीव करने की होड़ बन जाती है कि भाई रेस लगती है इनके बीच में कि कॉमन पोटेंशियल अचीव करें हम दोनों मिलकर के। तो ऐसे में हीट निकलती है, ऐसे में लॉस होता है एनर्जी का। तो वो एनर्जी लॉस जेई के लिए, नीट के लिए, सीयूईटी के लिए, इवन बोर्ड्स के लिए भी, क्योंकि भाई एनसीईआरटी में नहीं है तो मैं डेरिवेशन तो नहीं करवा रहा, लेकिन फिर भी फॉर्मूला आपको जरूर दे रहा हूं। ठीक है ना, जेई नीट के लिए फॉर्मूला तो चाहिए नहीं आपको, लेकिन मैं फिर भी फॉर्मूला दे रहा हूं आपको, लेकिन फॉर्मूला याद करना है आपने। और जो बच्चे 11th क्लास में उदय बैच में पढ़े थे उनको भी याद होगा, जब हमने इनइलास्टिक कोलिजन पढ़ा था, वर्क पावर एनर्जी के लास्ट में जब कोलिजन के टॉपिक पढ़े थे, तो हमने इनइलास्टिक कोलिजन पढ़ा था। वो सिमिलर फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा, लगभग सेम सा फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। वहां पर बस काइनेटिक एनर्जी का लॉस निकालते हैं कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ जब भी इनइलास्टिक कोलिजन होता है। सिमिलर तरीके से यहां पर भी आपको फॉर्मूला देखने को मिलेगा। तो जो बच्चे वो याद कर सकते हैं, वो उस तरीके से भी रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है ना, जो जेई की तैयारी कर रहा होगा, नीट की तैयारी कर रहा होगा, वो 11th भी रिवाइज कर रहा होगा, 11th भी रिवाइज हो जाएगी साथ साथ। दोनों फॉर्मूले इकट्ठे एक जैसे ही हैं देखने में, है ना। मैं दिखाता हूं क्या है। ठीक है, तो लॉस ऑफ हीट को डेल्टा यू लिखते हैं हम। ठीक है, लॉस ऑफ हीट वहां पर था लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी या लॉस ऑफ एनर्जी के रूप में पढ़ते थे आप 11th क्लास के वर्क पावर एनर्जी चैप्टर के अंदर। ठीक है ना, यहां पर बस सीधा फॉर्मूला आपको मैं दिखाता हूं। ये होता है हाफ C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है बेटा, याद होता है तो ठीक है, नहीं होता तो कोई टेंशन मत लेना, इसकी कोई टेंशन मत लेना। अगर आप जेई की तैयारी नहीं कर रहे हो, नीट की तैयारी नहीं कर रहे हो, सीयूईटी की तैयारी नहीं कर रहे हो, मैं तो चाहता हूं आप करो। मैं तो चाहता हूं कि परिश्रम बैच का हर बच्चा सीयूईटी तो कम से कम दे ही दे। जेई नीट दे रहे हो अच्छी बात है, वो टारगेट भी आपका हो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आप सीयूईटी तो भरो ही भरो सबके सब। ठीक है ना, कहीं ना कहीं बीएससी में एडमिशन तो लोगे, चलो ठीक है, जेई नीट नहीं वो नहीं करना, चलो ये बातें कभी और करेंगे। मोटी बात ये कि आप ये फॉर्मूला याद कर ही लो, है ना, याद करने के लिए फॉर्मूला है बस ये। ठीक है ना, लॉस ऑफ हीट,
याद करने का फॉर्मूला है खाली, ये डिराइव करने की कोई आवश्यकता नहीं, ना ही कभी करना, ना ही कभी करने की जरूरत आपको, ठीक है। अच्छा, अब अगर अपोजिट पोलैरिटी में ऐड करा जाए तो तब क्या होगी लॉस ऑफ हीट? कुछ नहीं, यहां माइनस था, यहां प्लस हो जाएगा, खत्म। एक प्लस माइनस का अंतर है, देखो ना, यहां पे प्लस था तो यहां माइनस हो गया, यहां पे माइनस है वहां पे प्लस होगा, यानी यहां पर एनर्जी का लॉस अगर लिखोगे तो हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। यह है जी लॉस ऑफ हीट, ठीक है ना। तो जब भी आप दो कैपेसिटर कनेक्ट करोगे, नोट कर लें जल्दी से, जल्दी से नोट कर लें, ठीक है ना। जब भी आप दो कैपेसिटर कनेक्ट करोगे इस तरीके से, चाहे आप इस फैशन में कनेक्ट करो या अपोजिट फैशन में कनेक्ट करो, जिस भी फैशन में आप इसको जोड़ो, एनर्जी का लॉस होना तय है, एनर्जी का लॉस तो होना ही होना है, एनर्जी तो गिरनी है, बस यहां पे प्लस और यहां पे माइनस आएगा, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे चलते हैं, छोटी सी बात थी बस ये, ठीक है। चलिए, जंक्शन पोटेंशियल इन कैपेसिटर, बिल्कुल सिमिलर टॉपिक है, एकदम सिमिलर टॉपिक है, समझाता हूं क्या है। देख मान ले कैपेसिटर था, ठीक है, तूने क्या किया, तूने उसके साथ एक और कैपेसिटर लगा दिया सीरीज में, ठीक है। अब यहां का पोटेंशियल सपोज कर V1 है, यहां का पोटेंशियल सपोज कर V2 है, और बीच का पोटेंशियल जो होगा वो दोनों का कॉमन है। अगेन इसको VC लिख सकता हूं मैं, अगेन इसको क्या लिख सकता हूं? VC लिख सकता हूं। ये C1 ये C2, देखो ये सब आपको ना एनसीईआरटी में टॉपिक नहीं मिलेंगे। अगर आप एनसीईआरटी खोल के खोजोगे ना, ये आपको टॉपिक नहीं मिलने वाले, ये न्यूमेरिकलों में काम आते हैं। मैंने इनको अलग से टॉपिक बना के पेश किया आपके सामने, तो ऐसी टीचिंग आपको कहीं और मिलेगी नहीं, जहां पर मैं न्यूमेरिकलों में जो चीजें यूज हो रही होती है उनको टॉपिक बना करके आपके सामने रखा हूं, छोटे छोटे। जैसे कल मैंने शॉर्टिंग बताया था, सर्किट को शॉर्ट करना, ठीक है ना, और सर्किट को अर्थ करना, ये सब न्यूमेरिकलों में काम आती हैं चीजें, तो ये भी न्यूमेरिकल का पार्ट है, ये आपको टॉपिक नहीं मिलेगा कहीं पे भी, ठीक है ना। हां, तो अब सुन मेरी बात को ध्यान से, दो कैपेसिटर है, तुझे बीच का जंक्शन का मतलब होता है ये पॉइंट, बीच का जो पॉइंट होता है, यहां का पोटेंशियल मान लो पता करना है, ठीक, यहां का पोटेंशियल आपको पता करना है। और ऐसे ही दिया जाएगा सवाल भी, दो कैपेसिटर होंगे, पूछा जाएगा जंक्शन पोटेंशियल बताइए कितना होता है। बेटा कुछ नहीं करना, वही सेम फॉर्मूला लगाना है VC का, C1 V1 प्लस C2 V2 बटे में C1 प्लस C2, चल खत्म, यही है जो कॉमन पोटेंशियल का आपने फॉर्मूला डिराइव किया था, वही सेम तरीके से ये भी डिराइव होता है, एकदम सेम तरीके से, ठीक है ना। बीच का पोटेंशियल निकल करके आ जाएगा इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है, एकदम सेम है कहानी, ठीक है। अब ये दिया कैसे जाएगा, मैं एक क्वेश्चन बना के आपको देता हूं फटाफट से, एक क्वेश्चन बना के फटाफट से देता हूं। मान लो यहां पर 1200 वोल्ट है, ठीक है, 3 माइक्रोफैराड है, अगेन 3 माइक्रोफैराड है, और इसकी कर दी गई अर्थिंग। अर्थिंग करने का मतलब क्या होता है, जीरो वोल्टेज है ये, मतलब ये जीरो है, ठीक है ना। तो तेरे को V1 दिया हुआ है 1200, तेरे को V2 दिया हुआ है 0, और तुझसे पूछेगा भैया जंक्शन पर पोटेंशियल बताइए कितना होगा कॉमन पोटेंशियल। बेटा कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में रखना है बस सारी कहानी। बता बेटा C1 कितना है? सर 3 माइक्रोफैराड है। हाँ रहने दे उसको वैसे का वैसे, कोई जरूरी नहीं कि हर बार खोल खाल के दिखाना ही है, वो नीचे वाले से कट जाएगा, ऊपर वाला माइक्रोफैराड नीचे वाले डिवाइड में माइक्रोफैराड आएगा उससे कट जाएगा। तुझे अलग से कन्वर्ट करके दिखाने के लिए कोई महानता हासिल नहीं करनी है मैथमेटिक्स के अंदर। ऊपर भी माइक्रोफैराड समझ में आता है, नीचे भी समझ में आता, कट जाएगा, तो बार बार दिखाने की जरूरत नहीं। 3 गुणा में कितना लेगा? V1 हो गया 1200, प्लस यहां कितना है, यहां भी 3 है, लेकिन V2 कितना है जी? 0 है, ये वाला पोटेंशियल 0 है, डिवाइड बाय 3 जमा 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना। तो 12 तिया 36, ये 3600 हो गया, और बटा में 3 तिया 6 आ गया, ये कट गया 600 वोल्ट, ठीक है। 600 वोल्ट होगा बीच में, ये 1200 वोल्ट है, 0 वोल्ट है, बीच बीच क्या होगा? 600 वोल्ट होगा, ठीक है ना। वैसे भी एवरेज से भी निकाल सकते हो ये चीज, आप कोई बड़ी चीज नहीं है ना, एवरेज से भी ये चीज निकल सकते, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक ठीक, आसान था कि मुश्किल था? बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, करी कराई चीजें हैं बेटा, करी कराई चीजें हैं, कोई नई चीजें हैं भी नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल सिमिलर तरीके से 3 टर्मिनल जंक्शन भी आता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, क्या फर्क पड़ता है उससे? आजा दिखाता हूं। मान ले कल मैं इसकी फोटो भी लाया था बना करके, है ना, वो पता नहीं फोटो यार मिस हो गई है और वो फाइल डिलीट हो गई है, ठीक है ना, लेकिन मैं अपने हाथ से बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, अपने हाथ से बना देता हूं। क्या पूछेगा? 3 कैपेसिटर है जी, C1
ये वाला पोटेंशियल पॉइंट V1 पे, C2 ये वाला पोटेंशियल पॉइंट V2 पे, C3 ये वाला पोटेंशियल पॉइंट V3 पे, एंड दिस इज द VJ जंक्शन पोटेंशियल। तो 3 टर्मिनल के लिए क्या करोगे? देखो 3 टर्मिनल जंक्शन मतलब 3 टर्मिनलों की जंक्शन, एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये, और इनकी जंक्शन ये VJ जंक्शन पोटेंशियल आपको निकालना है। बहुत सेम, बहुत सिंपल, एकदम वही कहानी, कुछ नहीं करना इसके अंदर, कोई डेरिवेशन वेरिएशन की जरूरत नहीं है, सब न्यूमेरिकलों में काम आते हैं। जेई और नीट के आपको नोट्स के अंदर ये सब चीजें मिल जाएंगी, लेकिन मांग के किसी की उधारी देखनी नहीं है, जो क्लास में करवा रहे हैं वो सफिशिएंट है। तो वीजे क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं, C1V1 प्लस C2V2 प्लस C3V3 बटा C1 प्लस C2 प्लस C3। 4 होते तो, अगर एक जंक्शन और करके 4 कर दूं तो एक और ऐड हो जाएगा, ऊपर भी एक और ऐड हो जाएगा, नीचे भी। क्या टेंशन है बता? कोई टेंशन? आ गया समझ में? आ गया समझ में? कर लेगा। सिमिलर चीजें हैं बहुत, ठीक है ना, एकदम सिमिलर चीजें, इसलिए बहुत ज्यादा दिमाग या बहुत ज्यादा टाइम खपाई अपन इस पर नहीं करते हैं, ठीक है ना। आ जाएगा तो कर लेगा। और ये बता दूं कैसा सवाल PYQ में आया हुआ है और NCERT में नहीं है। बोर्ड का PYQ ऐसा सवाल आया हुआ है पहले भी, जेई मेंस का PYQ ऐसा सवाल आया हुआ है पहले भी, नीट के अंदर ऐसा सवाल मैंने नहीं देखा, इस बार भी नहीं। पहले तो हल्के ही सवाल आते थे पिछले 10 साल से, लेकिन जेई के अंदर ऐसे सवाल मैंने देखे हुए हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आज का मुद्दा, आज का मेन टॉपिक डाई इलेक्ट्रिक्स, इस पर आते हैं, ठीक है ना। देखो डाई इलेक्ट्रिक्स को हम कैपेसिटर में जोड़ेंगे, ठीक है ना। डाई इलेक्ट्रिक्स को हम क्या करेंगे? कैपेसिटर में घुसाएंगे, लेकिन जब घुसाएंगे तब की बात अलग है, जब घुसाएंगे तब की बात अलग है। अभी ये समझो डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, व्हाट इज अ डाइलेक्ट्रिक, कि कहते किसको है डाइलेक्ट्रिक? तो देखो कुछ नहीं, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर का ही दूसरा नाम है। डाइलेक्ट्रिक आर द इंसुलेटर्स, इंसुलेटरों को ही डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। कोई नई चीज नहीं है डाइलेक्ट्रिक आपके लिए कि भाई डाइलेक्ट्रिक सर कोई नई चीज लेके आएगा, नहीं, इंसुलेटर का ही दूसरा नाम, अरे बोलो क्या है? डाइलेक्ट्रिक है। इंसुलेटर का ही दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक है, ठीक। कह रहे लेकिन उसकी एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टी? वो ट्रांसफर करेगा अपने इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स बिना किसी कंडक्शन के, टच नहीं करेगा, किसी चीज को टच नहीं करेगा। इंसुलेटर है ना, टच करके कर भी क्या लेगा? इंसुलेटर है तो टच करके कर भी क्या लेगा? तो कंडक्शन से नहीं ट्रांसफर करता, लेकिन फिर भी इसके इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखते हैं, फिर भी इसके इलेक्ट्रिक इफेक्ट दमदार तरीके से दिखते हैं। अच्छा, ये डाइलेक्ट्रिक चीजें होती कहां पे हैं बेटा? ये होती है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। आप जब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना केमिस्ट्री में, तब आप समझोगे कैसे डायपोल बनता है, कैसे कोई डायपोल बनाता है। हम फिजिक्स के अंदर सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज के बीच में अगर एक सफिशिएंट सेपरेशन होती है तो वो एक डाइलेक्ट्रिक माना जा सकता है ना, जिसको डायपोल मोमेंट कहते हैं, डायपोल बनता है वो। समझ पा रहे हो? तो फिजिक्स के अंदर हम तो सबको चार्ज ही मानते हैं, केमिस्ट्री वाले जानते हैं हाइड्रोजन अलग है, क्लोराइड अलग है, नाइट्राइड अलग है, ब्रोमाइड अलग है, फ्लोराइड अलग है, और ये सब कैटायंस को, एनायंस को वो अलग अलग ट्रीट करते हैं। हम भाई हमारे लिए तो सारे चार्ज हैं, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। फिजिक्स वाले तो इतना ही जानते हैं भाई, साफ कहना सुखी रहना, समझ गए ना भाई। तो हमारे लिए तो चार्ज ही, और चार्ज में जब भी सेपरेशन आएगी हम उसको डायपोल मोमेंट कहते हैं। याद आया? डायपोल मोमेंट हमने पढ़ी भी थी पिछले चैप्टर में, इस चैप्टर में भी यूज करिए, स्मॉल पी से लिखते हैं जिसको, वो अभी भी यूज होगी। सुनना, अब देखो 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, भी आपको पढ़ने को मिलेंगे और डिटेल में पढ़ोगे वहां पर तो थ्योरीज आएंगी बहुत सारी, जहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आएगा ये सब, ठीक है ना। थोड़ा बहुत फिजिकल में भी आ जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीजें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको पढ़नी है। तो नॉन पोलर, पोलर, 2 प्रकार के मॉलिक्यूल होते हैं, नॉन पोलर, पोलर। नॉन पोलर जैसे कि हाइड्रोजन, जैसे कि CO2, इनमें कहीं पर भी आपको पोलराइजेशन इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, यानी डायपोल बनते हुए आपको यहां पर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। हाइड्रोजन में, नाइट्रोजन में, यहां पर आपको जनरली डायपोल इफेक्ट देखने को नहीं मिलने वाला। तो ये कैसे मॉलिक्यूल होते हैं? ये होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। 1-2 के नाम आपको पता होने चाहिए, वो यहां पे लिख दिए हैं, अपने नोट्स में लिख लेना, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल कौन हो गया? पोलर मॉलिक्यूल वो हो गया जहां पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में थोड़ी सी सेपरेशन हो, शॉर्ट सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जैसे HCl का बॉन्ड होता है। HCl का बॉन्ड आप सभी बच्चे जानते हो, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड बनता है जिसको HCl बोलते हैं।
Cl पर होता है नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर होता है पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या चलता है बेटा? डायपोल मोमेंट चलता है। सब बच्चे जानते हैं कि नहीं जानते? सब बच्चे जानते हैं। ऐसी पानी के साथ भी है। पानी में भी यहां पर ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है। अब तुम कहोगे सर क्या केमिस्ट्री पढ़ाने लगे? नहीं पढ़ा रहा केमिस्ट्री, बस मैं इतनी बात कर रहा हूं कि यहां पर नेगेटिव चार्ज होता है और दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना? तो एक डायपोल मोमेंट ऐसी, एक डायपोल मोमेंट ऐसी, और दोनों की नेट डायपोल मोमेंट जो है वो नीचे की तरफ बनती है। ये सब आपको पढ़ाया जाएगा, अगर नहीं पढ़ाया गया अब तक तो। मैंने तो ये चीज पढ़ी थी केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है ना? ये सब तो फिजिक्स में ऐसी बस बता रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा हुआ है। ठीक, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एक डायपोल मोमेंट, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ दूसरी डायपोल मोमेंट, दोनों का वेक्टर सम जो है वो नीचे की तरफ डायपोल मोमेंट बनाता है ना? दोनों का वेक्टर सम नीचे की तरफ डायपोल मोमेंट बनाता है। तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है। ऐसे अन्य पोलर मॉलिक्यूल भी आपको देखने को केमिस्ट्री में मिल जाएंगे। हमारे लिए बस यही बात थी कि भाई जो डायपोल मोमेंट बनाता है वो हमारे लिए पोलर है, जो नहीं बना पाता वो हमारे लिए नॉन पोलर है। क्लियर बात? बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। डाइलेक्ट्रिक समझ में आ गया, इंसुलेटर का ही दूसरा नाम है। ये अपना इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाते हैं। कब दिखाते हैं वो आगे बात करेंगे। दो तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होते हैं नॉन पोलर और एक होते हैं पोलर। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात और देखो, डाइलेक्ट्रिक असल में दो प्रकार के होते हैं। डाइलेक्ट्रिक असल में दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, और दूसरे होते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक, दूसरा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक कौन से होते हैं? सुनिएगा, पोलर डाइलेक्ट्रिक वो होते हैं जो कि नेचुरली, जैसे ये हैं, नेचुरली ही, मतलब बिना कुछ करे, हमारे बिना कुछ करे, बिना कोई फिजिक्स लगाए, बिना कोई केमिस्ट्री, बिना कोई फिजिक्स लगाए, नेचुरली ही डायपोल मोमेंट कैरी करते हैं। जिनमें नेचुरल डायपोल मोमेंट होती है, जिनमें नेचुरल डायपोल मोमेंट होती है, नेचुरल डायपोल मोमेंट जिनमें होती है, मतलब शायद इनका प्लस और इनका माइनस थोड़ा सा सेपरेटेड होता है, शायद इनका प्लस इनका माइनस थोड़ा सा सेपरेटेड होता है, शायद इनका प्लस और इनका माइनस थोड़ा सा सेपरेटेड होता है, शायद इनका प्लस इनका माइनस थोड़ा सा सेपरेटेड होता है। ये होते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। और नॉन पोलर कौन से होते हैं? नॉन पोलर वो होते हैं जिनका बाय डिफॉल्ट डायपोल मोमेंट नहीं होता, जैसे इसका नहीं है, जैसे इसका नहीं है, नेचुरली डायपोल मोमेंट नहीं होगा, ठीक है ना? नो नेचुरल पी, पी मतलब डायपोल मोमेंट, आपको पता है पी को डायपोल मोमेंट लिखते हैं, ठीक है ना? मतलब मॉलिक्यूल दिखने में कैसे होंगे? मॉलिक्यूल दिखाए ऐसे जाते हैं कि एक गोला दिखाएंगे, प्लस और माइनस एकदम एक दूसरे के ऊपर दिखाएंगे, ओवरलैप होते हुए, ऐसे गोल गोल दिखाएंगे, गोल, प्लस माइनस ऐसे ओवरलैप होते हुए, प्लस माइनस ऐसे ओवरलैप होते हुए, प्लस और माइनस एक दूसरे के ऊपर ही है, गैप नहीं है, मतलब इनमें, समझ पा रहे हो? जैसे इसमें तो थोड़ा थोड़ा गैप है, देख रहे हो, थोड़ा थोड़ा गैप है, प्लस माइनस थोड़ा डिस्टेंस, थोड़ा डिस्टेंस, थोड़ा डिस्टेंस, यहां पे डिस्टेंस नहीं दिखाया जाता। ठीक, अब मैं आपके सामने एनसीईआरटी के कुछ फिगर दिखाता हूं, कुछ इमेजेस दिखाता हूं, कुछ डायग्राम दिखाता हूं, ठीक है? देखिएगा, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जो आपको पीछे दिख रहे हैं, ठीक है? मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले बात हो रही है पोलराइजेशन की। सर ये पोलराइजेशन क्या होता है? देखो, पोलराइजेशन एक टेक्निक है, ध्रुवीकरण बोलते हैं इसको हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं पोलराइजेशन। ये एक टेक्निक है क्या करवाने की, कि चाहे पोलर डाइलेक्ट्रिक हो चाहे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, दोनों को ही पोलराइज किया जा सकता है। सर पोलर वाला तो पहले से पोलराइज्ड है, हां, तो उसको थोड़ा सा और बेटर पोलराइज कर सकते हैं। और सर नॉन पोलर तो वो तो पोलराइज होता नहीं है, ऐसा किसने बोला तुमसे? उसको भी पोलराइज किया जा सकता है। मतलब दोनों पर असर दिखाया जा सकता है, लेकिन यह असर करेगा कौन? यह असर करती है इलेक्ट्रिक फील्ड। असर करती है कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए मैं आपको दिखाता हूं एक एक करके, 4 डायग्राम बने हुए हैं, एक एक करके सबको स्टडी करते हैं, ठीक है ना? अभी जंप मत करना, मैं जहां पर समझा रहा हूं सिर्फ वहीं पर फोकस करना, यहां वहां नजरें घूमेंगी तो डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, ठीक है? जहां मैं उंगली कर रहा हूं केवल वहीं आपने भी उंगली करनी है, ठीक है? एक सेकंड भाई, कोई ओटीपी शोटीपी ना आया हो, ठीक है? आओ देखो, सबसे पहले हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक पे आते हैं, ठीक? और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर सबसे पहले इस वाली इमेज को देखो, आपको क्या दिखता है?
आपको यह दिख रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यानी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखी, तो अभी अपनी नेचुरल स्टेट में है ये, हाँ या ना बोलो। अब ये किसमें, अपनी नेचुरल स्थिति में है। तो देखो प्लस और माइनस कैसे गोला एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड है, यहां पे लिख दूं ओवरलैप्ड मॉलिक्यूल्स, ओवरलैप्ड मॉलिक्यूल है जी। प्लस और माइनस इसका एक दूसरे के ऊपर ही ओवरलैप हो रखा है, जैसे आपको यहां पे दिख रहा है, ठीक है। क्या कोई डायपोल मोमेंट है, नहीं है, नो नेट पी, कोई नेट पी नहीं है, यानी डायपोल मोमेंट नहीं है, ठीक है, ठीक है। और अब फोकस करना जरा इस पर, यह है पोलर डाइलेक्ट्रिक, और इलेक्ट्रिक फील्ड अभी जीरो है, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी नहीं लगा रखी है कोई भी। इस वाले को देखना, इस वाले डायग्राम को, तो देखो क्या हो रहा है तो पोलर ही, तो पोलराइज्ड थोड़ा सा देखो, डायपोल मोमेंट, डायपोल तो आपको दिख रहे हैं, यहां पर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, जैसे यहां पर तो डायपोल दिख ही नहीं रहे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड है, लेकिन यहां पे पहले से डायपोल प्रेजेंट है। लेकिन समस्या यह है जी, समस्या यह है जी कि माइनस से प्लस इधर है, यहां माइनस से प्लस इधर है, यहां माइनस से प्लस इधर है, मतलब ये मन मर्जी से अपना मुंह बनाए बैठे हैं, कोई उधर मुंह बनाए बैठा है, कोई उधर मुंह बनाए बैठा है, कोई उधर मुंह बनाए बैठा है, कोई उधर मुंह बनाए बैठा है। अब भाई डायपोल मोमेंट है इनके बीच में, लेकिन यहां वहां डिसअलाइनमेंट है। क्या ये अलाइन दिख रहे हैं आपको, नहीं, एक का मुंह उधर, एक का मुंह उधर, एक का मुंह उधर, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी आई नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जब तक क्लास में क्लास टीचर एंटर नहीं करता तब तक बच्चे शोर कर रहे होते हैं। क्या ऐसा होता है ना, जब तक क्लास टीचर क्लास में एंटर नहीं करता तब तक जिस टीचर का थोड़ा सा ऑरा होता है, जिस टीचर का थोड़ा सा डर होता है, थोड़ा खौफ होता है ना, थोड़ी सी दहशत होती है, या फिर उस टीचर के प्रति रिस्पेक्ट होती है, जो मर्जी आप कहो, लेकिन टीचर का एक प्रभाव जरूर होता है बच्चे पर, होता है कि नहीं होता। तो जब तक टीचर क्लास में एंटर नहीं करती तब तक बच्चे इधर तक केला दे दे, तू तो रोटी दे दे, कुछ कुछ फेंक रहे होते हैं इधर उधर, है ना भाई, शोर मचा होता है पूरी क्लास में। लेकिन जैसे ही टीचर एंटर करके नजर मारती है सब तरफ तो बच्चे शांत, है ना। तो समझ लो अभी टीचर ने एंटर नहीं किया है, अभी टीचर ने एंटर नहीं किया, तो किसी का मुंह उधर है, किसी का मुंह उधर है, किसी का मुंह नीचे है ना, तो डिसअलाइनमेंट है यहां पर, है ना, डिसअलाइंड डायपोल्स, हाँ या ना, डायपोल तो है लेकिन डिसअलाइंड है, बोलो हाँ या ना, ऐसा ही है। लेकिन अब क्या होता है, अब इन डायग्राम्स के अंदर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है यहां पर भी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है यहां पर भी, और यह लगाते ही क्या हुआ, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, समझ जाओ टीचर क्लास में आ गई है, और टीचर या प्रिंसिपल क्लास में आ गई है। सोचो प्रिंसिपल क्लास में आ जाएगी, क्या हो जाएगा, सब तन जाएंगे ऐसे सीधा, भाई प्रिंसिपल मैडम आ गई है, अभी उठा के ले जाएगी, मां बाप को और बुला लेगी, कान और खींचेगी, ठीक है ना। अलग डर है, प्रिंसिपल मैडम का अलग डर होता है, प्रिंसिपल सर प्रिंसिपल मैडम का अलग डर होता है ना। तो प्रिंसिपल सर प्रिंसिपल मैडम आएंगे, देखो कैसे तन गए सारे के सारे, जो बेचारे डायपोल नहीं भी थे वो भी डायपोल बन गए हैं। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड चलती है भाई साहब, समझ लीजिए, समझ लीजिए, जब भी बाहर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, जब भी बाहर से हम क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, यहां पर भी देखो, जैसे ही हमने बाहर से क्या लगाई भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इनको अलाइन करवा देगी, किसी तरफ तो अलाइन हो जाएंगे। अच्छा उल्टी लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड ना, तभी तो प्लस, है ना, तभी तो प्लस ऐसे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगेगी, है ना, तभी तो QE इधर लगेगा प्लस पर, और माइनस वाला QE इधर लगेगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, मान लो जैसे मर्जी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, बस ये समझो तन जाएंगे, ये समझो सबके सब तन जाएंगे, ये सबके सब क्या हो गए, अलाइन हो गए। क्या बात समझ में आ रही है, क्या फील समझ में आ रही है, क्या फील समझ में आ रही है, अलाइन हो गए, अलाइन हो गए, है ना, यहां पर भी क्या हो गए, अलाइन हो गए। क्लियर है कि नहीं, क्या असर समझ में आया। जब तक टीचर एंटर नहीं कर रहा था तब तक यहां वहां इधर उधर मुंह बने हैं, ये तो सो ही रहे थे, ये तो सुस्त बैठे थे एकदम, लेकिन जैसे ही प्रिंसिपल सर आ गए, जैसे ही मैडम आ गई, जिनका थोड़ा सा भी खौफ है, तो ये सबके सब सीधे हो जाते हैं, तन जाते हैं एकदम। तो देखो तन गए, है ना। इनकी डायपोल मोमेंट दिखा दें आपको, तो देखो माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ, यहां भी देखो माइनस से प्लस की तरफ, ये भी थोड़ा सा अलाइन हो ही गया जैसे तैसे, है ना, ये भी थोड़ा सा अलाइन हो ही गया जैसे तैसे। क्या समझ में आ रहा है, इसे बोलते हैं पोलराइजेशन होना, इसे बोलते हैं पोलराइज्ड हो जाना, किसका, डाइलेक्ट्रिक का। अब चाहे ऐसा डाइलेक्ट्रिक हो या फिर ऐसा डाइलेक्ट्रिक हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगते ही तन जाना, इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगते ही तनाव आ जाना है, और एक दिशा में सबके सब
अलाइन हो जाने हैं, यानी कुछ ना कुछ नेट डायपोल मोमेंट पैदा हो जाएगी। यहां पहले से ज्यादा हो जाएगी डायपोल मोमेंट, है ना, और यहां पर तो थी ही नहीं तो पैदा हो जाएगी। जहां नहीं थी वहां पैदा हो गई, जहां सुस्त पड़े थे वो भी एक्टिव हो गए, और जहां थोड़े से एक्टिव थे लेकिन इधर उधर मुंह था उनका भी मुंह एक तरफ को आ जाएगा, यानी यहां से भी डायपोल मोमेंट क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। समझ गए ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के आते ही डायपोल मोमेंट क्या करती है, बढ़ जाती है एक तरीके से डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर। आई होप फील के साथ आपको बात समझ में आई, फील के साथ बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम इसके आगे से मैथमेटिकल डिस्कशन आरंभ करेंगे। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करते हैं कि कहानी चल क्या रही है। कहानी ये चल रही है कि भाई एक डाइलेक्ट्रिक है, शक्ल देखना इसकी जगह, इसकी जरा शक्ल देखना, एक डाइलेक्ट्रिक है, ये रहा, ये रहा। डाइलेक्ट्रिक से क्या समझ में आता है, इंसुलेटर। दिमाग में रखना, लक्कड़ है, कोई लकड़ी समझ लो, लकड़ी, या कोई प्लास्टिक की शीट समझ लो, ठीक है, कोई प्लास्टिक की शीट है या स्लैब है, ऐसा माइंड में रखो। माइंड में कुछ इमेज तो बननी चाहिए ना, तो प्लास्टिक की शीट समझ लो या प्लास्टिक का स्लैब यानी क्यूबॉइड समझ लो कि क्यूबॉइड है ये, कोई प्लास्टिक का ऐसा, है ना, ये प्लास्टिक का ऐसा कोई क्यूबॉइड है इस प्रकार का ऐसा, ठीक है ना। वैसे माइका शीट बोलते हैं, माइका शीट, माइका शीट ऐसा बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्यूबॉइड समझ लो, दिमाग में ये रखना, ठीक है ना। अब इसको मिटा रहा हूं, माइंड में रखना कि क्यूबॉइड है ये, ठीक। अब सुन, अब सुन, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम बाहर से लगाएंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बोल, लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए? तभी जागेंगे ना भाई ये, तभी सुस्त लोग जागेंगे ना ये, चाहे पोलर है चाहे नॉन पोलर है, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन थे ये सब सुस्त ही, थे ये सारे इनडिसिप्लिन में ही, है ना। तो मैंने बाहर से क्या लगा दी बेटा, बोल, मैंने बाहर से लगा दी ई नेट, नहीं ई नेट नहीं, ई एक्सटर्नल। मैंने बाहर से क्या लगा दी, ई एक्सटर्नल। क्या लगा दी, ई एक्सटर्नल। अब क्या होगा, जैसे ही ई एक्सटर्नल लगेगी, अंदर खाने कुछ गड़बड़े होनी चालू हो जाएंगी। क्या गड़बड़े होनी चालू हो जाएंगी, अंदर खाने, यानी भीतरी तरीके से क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन है ना, वो इस तरफ को अलाइन होना चाहेंगे और पॉजिटिव वाले उस तरफ को अलाइन होना चाहेंगे। यानी जो जो मॉलिक्यूल यहां पर कोई ऐसे पड़ा था, कोई ऐसे पड़ा था, कोई इधर था, कोई इधर था, है ना, कोई यहां था, कोई यहां था, ये सब के सब क्या होने वाले हैं, ये अलाइन हो जाएंगे ऐसे। ध्यान दियो, ध्यान दियो बेटा, ऐसे ऐसे। अभी चार्ज भी दिखाता हूं, देख, अभी चार्ज भी दिखाता हूं। प्लस वालों पर सब पर उधर चार्ज लगेगा, क्यूई क्यूई क्यूई। माइनस वालों पे इस तरफ माइनस क्यूई माइनस क्यूई माइनस क्यूई, है ना। तो माइनस वाले सारे इस तरफ को आ जाएंगे, हां या ना बोल, और प्लस वाले सारे इस तरफ को आ जाएंगे, हां या ना बोल। गलत तो नहीं कह रहा? फील आ रही है पूरी पूरी बात की? क्यों ऐसे अलाइन हुए समझ में आ रहा है क्या? क्यों ऐसे अलाइन हुए समझ में आ रहा है क्या? तन गए, प्रिंसिपल मैडम के आते ही सारे तन के बैठ गए, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल वाली आई तो ये सारे क्या हो गए, एक तरफ को अलाइन हो गए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तू सिर्फ फोकस कर कोने कोने वालों पर, क्योंकि बीच वाले सब न्यूट्रल हो जाएंगे। बात को समझ रहा है? तू सिर्फ कोने कोने पर फोकस करियो। एक इस कोने पर फोकस कर, ठीक, और दूसरा इस कोने पर फोकस कर। बाकी किसी कोने पर फोकस करने की तेरे को जरूरत नहीं है, ठीक है ना। प्लीज मेरी बात मान, और ये वाला प्लस ये वाले माइनस को समझ के ये न्यूट्रल हो गए हैं, मतलब वॉल्यूम के अंदर आपको चार्ज नहीं मानने। ऐसे ये प्लस ये माइनस भी क्या हो गए हैं, ये भी न्यूट्रल हो गए हैं। मुझे बता बचे कौन, बचे कौन, जल्दी बता बचे कौन। लिख के मैंने मिटा दिए बेटा, बता बचे कौन। सर बचे इस वाले कोने पर सारे प्लस के चार्ज, और बचे इस वाले कोने पर सारे माइनस के चार्ज, और बीच की वॉल्यूम में सब कुछ न्यूट्रल हो गया। गलत तो नहीं कह रहा? मेरा कहा हुआ, मेरा समझाया हुआ कुछ गलत तो नहीं है बेटा? देखना, देखना, ये प्लस वाला इस माइनस वाले के साथ था तो एक तरीके से दोनों का इफेक्ट न्यूट्रलाइज, ये माइनस वाला ये प्लस वाले के साथ था, न्यूट्रलाइज। ऐसे ही ये सब न्यूट्रलाइज हो गए, लेकिन कोने कोने वालों को न्यूट्रलाइज करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है मां कोई पैदा नहीं हुआ है, समझ रहा ना। तो इधर कोने वाला जो प्लस था वो जिंदा रह जाएगा, इधर कोने वाला जो प्लस वाला है वो जिंदा रहेगा, उसे न्यूट्रल करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, और इधर माइनस वाला भी जिंदा रह जाएगा, उसे भी न्यूट्रलाइज करने वाला, मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। क्या बात सही है कि नहीं? सही बात है सर। अब क्या होता है, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला आपस में ही एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी चालू कर देते हैं।
आपस में ही एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी चालू कर देते हैं। ठीक है ना भाई? और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलेंगे ईपी। सर ये ईपी, ई एक्सटर्नल क्या है ये सब? बेटा ई एक्सटर्नल तो बाहर वाली हो गई, ई एक्सटर्नल तो हमने लगाई है। ई एक्सटर्नल लगाने के पीछे मैं जिम्मेवार हूं, मैंने लगाई है, मुझे दोष दे। ई एक्सटर्नल का दोष मुझ पे जाता है, लेकिन ईपी का दोष मुझ पे नहीं जाता, क्योंकि वो तो अंदरूनी चार्जों ने आपस में चालू कर दी लगानी। क्या बात समझ में आ रही है? ईपी है, ईपी है पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, समझा? ये अंदरूनी चार्जों ने लगाई है, मैंने नहीं लगाई। मैंने वो लगाई थी, लेकिन मैंने लगाई थी एक्सटर्नल। ये मेरी लगाई हुई है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे इसे। सही है? इसे बोलेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। समझा बात को? ये जो अंदर वाली पैदा हुई है ना, इसका एक नाम और भी है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। पोलराइज भी बोलते हैं, पोलराइज भी बोलते हैं, और इंड्यूस भी कहते हैं इसको, क्योंकि इंड्यूस हुई है ना, जन्म लिया है ना इसने। ठीक है, लेकिन छोड़ दे, कोई नहीं, अभी इसको पोलराइज ही बोल। कितने नाम याद करेगा? टेंशन में आ जाएगा, इतने नाम मत याद कर, ठीक है ना? और इस फोटो को मैं थोड़ा सा सुंदर कर देता हूं। ठीक, अब मुझे बता टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? सर दो है, एक जो मैंने लगाई, दूसरी जो अंदरूनी चार्जेस ने एक दूसरे पर लगाई है ना, जो अंदर से पैदा हुई है, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक मैंने लगाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बेटा अगर तो ये कंडक्टर होता, ये बात मैंने आपको पहले ही बताई, जब कंडक्टर्स पढ़ाए थे आज से 2 क्लास पहले, मैंने आपको तब भी ये बात पढ़ाई थी। अगर तो ये कंडक्टर होता तो इतने सारे प्लस चार्ज इकट्ठे कर लेता, इतने सारे माइनस चार्ज इकट्ठे कर लेता कि ये वाली फील्ड जो अंदर पैदा होती ना, ये बाहर वाली को काट देती, और कट मर के अंदर फील्ड क्या आती? शून्य। लेकिन ये कंडक्टर नहीं है ये डाइलेक्ट्रिक है, ये इंसुलेटर है, इसके बस की नहीं है, इसके बस की नहीं है कि इतना प्लस चार्ज यहां इकट्ठा कर ले और इतना माइनस चार्ज यहां इकट्ठा कर ले, कि अपने अंदर फील्ड इतनी पैदा कर ले कि बाहर वाली को काट के जीरो कर दे। इतनी औकात नहीं है अभी इसकी। ये डाइलेक्ट्रिक है, ये इंसुलेटर है, ये बच्चा है, ये कंडक्टर नहीं है अभी। समझ गए ना? ये कंडक्टर नहीं है जी, ये कंडक्टर नहीं है। तो क्या करेगा? तो क्या करेगा? ये कुछ नुकसान करेगा एक्सटर्नल फील्ड का, ये कुछ नुकसान जरूर करेगा, क्योंकि उल्टी फील्ड तो आ गई ना बेटा। बात समझ रहे हो ना? उल्टी दिशा में फील्ड तो चला दी ना, तो कुछ तो ये काटेगा, लेकिन जीरो नहीं कर पाएगा। समझ गए ना? तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो जिंदा रहेगी, और वो कितनी रहेगी? वो कितनी रहेगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी? सर उतनी ही रहेगी जितनी एक्सटर्नल फील्ड में से पोलराइज्ड फील्ड माइनस हो पाएगी। क्या कहते हो? हां या ना बोल दो। क्या कहते हो? हां या ना बोल दो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही रहेगी अंदर जितनी बड़ी वाली में से छोटी वाली काट पाएगी। मान लो बड़ी वाली है 5 वोल्ट पर मीटर, और ये छोटी वाली बन पाई बेचारी 2 वोल्ट पर मीटर, तो मुझे बताओ कुल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रह गई? सर जी 5 में से 2 माइनस हो गई, तो 3 वोल्ट पर मीटर अभी भी जिंदा है, वो भी इसी तरफ को है, वो भी इसी तरफ को जिंदा है। क्या कहते हो? हां या ना? क्या कहते हो? हां या ना? हां सर, बात तो सही है आपकी, बात तो सही है। इतनी औकात नहीं है इसकी कि वो 5 बनाएगी तो ये भी 5 बना लेगी, वो 10 बनाएगी तो ये भी। एक कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर है ये। फील आ रही है? फील आ रही है? इसकी इतनी औकात नहीं हुई अभी कि सारे प्लस वाले यहां इकट्ठे कर देगा और सारे माइनस वाले यहां इकट्ठे कर देगा और इसको काट देगा। इतना बड़ा नहीं हुआ अभी ये, इतनी औकात नहीं है अभी इसकी। समझ गए ना? कमजोर है, पर कुछ तो नुकसान करेगा, और नुकसान करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसने कितनी बनवाई? 3 बनवाई, और वो भी इसी दिशा में रहेगी। क्यों नहीं रहेगी भाई? बड़ी तो यही है ना, तो बड़े की दिशा में ही काम चलेगा। आया कि नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया बेटा समझ में? ठीक है ना? तो यह ध्यान रखना, यह ध्यान रखना
कि ई नेट यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी रहती है वो हमेशा एक्सटर्नल कितनी लगाई है उसमें से पोलराइज्ड कितनी माइनस हो पाएगी उतनी बची रहती है। ठीक बात, उतनी बची रहती है। बढ़िया। और मैं आपको एक बात बता दूं, सुन लीजिए, ये भी बहुत प्यारी बात है, बहुत प्यारी बात है, ये भी सुन लीजिए कि हमको ऑलरेडी पहले से पता है कि ई नेट कितना होता है, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी। बता दूं कितनी रहेगी, सुन फिर। ई नेट उतनी ही होती है, ई नेट उतनी ही होती है जितनी हम बाहर से लगाते हैं, ठीक है, डिवाइड बाय के। अब आप बताओ ये के कौन है? आप बताओ ये के कौन है? ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो बची रहेगी, जो कट फट के बचेगी, जो कट फट के बचेगी, वो एक्सटर्नल डिवाइड बाय के होती है, वेयर के इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। याद करो, हमने इसको पहले भी जाना हुआ है। ये वही है रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर, जिसको लिख सकते हैं आप एप्सिलॉन आर, ये वही है। तो भाई ये एकदम फिक्स रूल है, इसके लिए कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं होती है। हर बच्चे को यानी हर टीचर को ये सीधा बताते ही है कि भाई अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी ना, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, वो बाहर वाली डिवाइड बाय के यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड होकर के मिलेगी आपको। मतलब कुछ घट जाएगी। मोटी बात, मोटी बात क्या है? कुछ घटनी ही है। देखो घट तो रही है ना, घट तो रही है ना, तो वो के टाइम्स घटती है। ये नोट का पॉइंट बना के लिखना है आपने, ये नोट का पॉइंट बना के लिखना है, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं नोट का पॉइंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज 1 अपॉन के टाइम्स द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जितनी बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है आपने, ठीक है, जितनी बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है आपने, उसका के टाइम्स कर लो डिवाइड में। के टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई में नहीं, डिवाइड में। 1 बाय के टाइम्स कर लो, मोटी बात ये, 1 बाय के टाइम्स कर लो, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? बची रहती है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना, ये काम आएगी आगे जाकर के, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो एक्सटर्नल का डिवाइड बाय क्या होती है? के, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड होती है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन ही बेसिकली ये है बेटा, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन ही यही है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड वो बचवा पाता है। अगर आप के को ऊपर लेके जाओ और इसको नीचे ले आओ तो एक्सटर्नल कितनी है डिवाइड बाय नेट कितनी बच रही है ना, उसी को ही, उसके रेशियो का नाम ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। बात सारी ये है, तो डेफिनेशन से ही आया है ये। इसका वेरिफिकेशन है, इसका कोई ऐसा प्रूफ नहीं है जो मैं आपको करवा दूं कि सर इसका प्रूफ करवा दो आप हमको, ऐसा कुछ प्रूफ है नहीं, ठीक है ना। बस एक रेशियो बचा रहता है, उसी का नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो कैपिटल के इज व्हाट? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, याद रखना, ठीक है। ये के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको चैप्टर 1 के अंदर हमने पढ़ा हुआ है बेटा, ये चैप्टर 1 का टॉपिक है, ठीक है। ब्रैकेट में लिख दिया, कभी आपको नीड पड़े जाकर के आप देख सकते हो चैप्टर 1, ठीक है। एक बात बता, अभी तो ये डाइलेक्ट्रिक है ना, अभी तो ये डाइलेक्ट्रिक है। अगर ये कंडक्टर होता तो, इधर आजा जरा, अगर ये कंडक्टर होता तो, इन केस ऑफ कंडक्टर तो क्या होता? बता 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 बता, बोल बोल बोल। इन केस ऑफ कंडक्टर तब क्या होता? बोल, तब क्या होता? अगर ये कंडक्टर होता तो क्या होता? सर ये कंडक्टर होता तो ई नेट इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस ईपी करते होते। ये तो नॉर्मल है, ये तो एक नॉर्मल सी इक्वेशन है, ये तो एक नॉर्मल सी इक्वेशन है। लेकिन हम ये जानते हैं कि अंदर में उतनी फील्ड पैदा होती है जितनी बाहर होती है, हां या ना? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है ना। वी नो दैट ईपी और ई एक्सटर्नल बराबर होते हैं। और ऐसे में आप ई एक्सटर्नल को ईपी लिख दो या ईपी को ही एक्सटर्नल लिख दो, बात सारी वही होती है कि ई नेट जो होगा वो कट के जीरो ही होना है, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आनी है बेटा? जीरो आनी है। और आपको यह भी पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सटर्नल डिवाइड बाय के होती है ना। एंड फॉर कंडक्टर्स, याद करो, फॉर कंडक्टर्स के इज इंफिनिटी। याद करो, के को इनफाइनाइट लेते हैं, और बेटा 1 बाय इनफाइनाइट लेगा तो जीरो ही आएगा ना। 1 बाय इन्फिनिटी क्या आएगा? जीरो ही आएगा, मतलब ई बाय इन्फिनिटी, सॉरी,
कोई भी चीज 1/∞ होती है वो जीरो ही होती है, तो ई नेट क्या आता है? जीरो। ये भी मैं आपको बता चुका हूं चैप्टर 1 के अंदर ही। चैप्टर 1 में हमने ये बात भी करी है कि कंडक्टर्स के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सब वहीं से बातें निकली हैं, एक तरीके से यादों की बाराती है, एक तरीके से वायके भी है। अगर आप लिखना चाहो लिख सकते हो इसको साइड में दबा के। फिलहाल ये डाइलेक्ट्रिक है, इतनी औकात नहीं हुई है इसकी कि पूरा पूरा काट देगा, इतना बड़ा नहीं हुआ है कि इस काट करके जीरो कर दे, लेकिन हां नुकसान तो कुछ करता है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ वो टॉपिक करवाने जा रहा हूं आपको, ठीक है, जो टॉपिक कोई नहीं कराता, कोई नहीं, ठीक है ना। शायद ही कोई एनसीईआरटी पढ़ाने वाला टीचर या जेई नीट पढ़ाने वाला टीचर इस टॉपिक को छेड़ता हो। जनरली कोई नहीं छेड़ता, कोई भी नहीं छेड़ता, लेकिन ये एनसीईआरटी के टॉपिक हैं, और एनसीईआरटी के टॉपिक हैं तो इनके आने की प्रोबेबिलिटी भी है बोर्ड के अंदर भाई, क्योंकि एनसीईआरटी ने टॉपिक छाप रखे हैं। 3 टॉपिक हैं टोटल, ठीक है। बहुत कम सुनने को मिलेंगे, आप अगर कहीं और पढ़ते हो किसी और टीचर से तो छूते नहीं है इस टॉपिक को, ठीक है ना। पता नहीं क्यों नहीं छूते, छू लेना चाहिए, इतने कोई महान तो टॉपिक है नहीं, इतने कोई खतरनाक टॉपिक भी नहीं है, लेकिन कोई जेई नीट वाला टीचर इसको नहीं करवाता। एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो मेरा दायित्व बनता है करवाने का, मैं करवाऊंगा, ठीक है। टॉपिक का नाम है पोलराइजेशन। सबसे पहले यह समझो कि यह पोलराइजेशन टेक्निक का नाम नहीं है, यह पोलराइजेशन एक फिजिकल क्वांटिटी है, ऐसा समझो। मतलब ये एक फिजिकल टर्म है, ये टेक्निक की बात नहीं हो रही। पोलराइजेशन आपको वैसे पता क्या होता है, पोलराइज कर देना, यहां से फील्ड भेजना, है ना, मॉलिक्यूल का अलाइन हो जाना, इसको पोलराइजेशन बोलते हैं। ये मैं आपको पहले से बता चुका हूं। लेकिन ये जो पोलराइजेशन लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअली में एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी के रूप में इसको पढ़ा जाता है। इसको लिखते हैं पी वेक्टर। पी वेक्टर कैपिटल पी से डिनोट होती है, ये छोटे पी से नहीं, छोटे पी से डायपोल मोमेंट होती है, याद करो। छोटे पी से डायपोल मोमेंट, कैपिटल पी से पोलराइजेशन, ठीक है। तो पोलराइजेशन एक फिजिकल क्वांटिटी भी है और पोलराइजेशन टेक्निक भी है, बट दिस इज नॉट द टेक्निक। ये क्या है, आओ सुनो। पोलराइजेशन इज डिफाइंड एज द नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। हां, यह फॉर्मूला है इसका। मतलब डायपोल मोमेंट यानी स्मॉल पी को डिवाइड कर दो किससे, वॉल्यूम से, वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, बस इसे बोलते हैं पोलराइजेशन। इसमें कैपिटल पी जो है वो पोलराइजेशन है, स्मॉल पी जो है वो डायपोल मोमेंट है, डिवाइड बाय वॉल्यूम है। समझ गए बात को, ठीक है ना। तो कोई बोले कि पोलराइजेशन क्या होता है, व्हाट इज पोलराइजेशन, डिफाइंड पोलराइजेशन, आपको बोलना है डायपोल मोमेंट, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है जी। फॉर्मूला है इसका, ये इसका फॉर्मूला है, उससे आया है ये। कैपिटल पी इज इक्वल टू छोटा पी डिवाइड बाय वॉल्यूम। थोड़ी सी फील दे देता हूं इसकी। फील यही है कि पर यूनिट वॉल्यूम, किसी एक वॉल्यूम में आप कितना डायपोल मोमेंट जनरेट करवा पा रहे हो, किसी डाइलेक्ट्रिक को कितना ज्यादा पोलराइज कर पा रहे हो आप, आपके कितना बस की है कि आप पोलराइज कर पाओ। अब बस की हमारे तो बहुत कुछ हो सकती है, इंसान के बस की तो क्या नहीं है, सब कुछ है, लेकिन बस की बात है किसके, मटेरियल के। तो ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी, ऐसा समझना। ये जो पोलराइजेशन है ना, ये एक तरीके से मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि आपने तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, आपने तो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, अब ये मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करेगा ना यार कि वो कितना पोलराइज होना चाहता है। अब भाई प्रिंसिपल मैडम क्लास में आती है, पर क्या हर बच्चे के मन में वही एक ही खौफ होता है क्या? नहीं, कोई ज्यादा डरता है, कोई कम डरता है। कोई प्रिंसिपल मैडम को देखते यूं हो जाता होगा, कल ही पिटाऊं जी, आज फिर पिटना पड़ जाएगा। कल ही प्रिंसिपल के ऑफिस में खड़ा था, कान खींच रखे थे मेरे, घर वाले बुला रखे थे, आज फिर बुला लेगी यार, है ना। तो कोई ज्यादा डरता है, कोई कम डरता है, कोई कहता नहीं क्या डरना, हमें थोड़ी ना कुछ कह रही है, आई है वो अपना राउंड पे राउंड मारने आई है, देखने सब पड़ताल करने आई है, अपना काम करके चली जाएगी वो। तो कोई ज्यादा डरता है, कोई कम डरता है। कई बात समझ में आ रही है? तो ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है, बच्चा टू बच्चा वेरी करता है कि कौन कितना प्रिंसिपल से डरेगा। भाई थोड़ा थोड़ा हर कोई डरता है। एक बार प्रिंसिपल मैडम नाम ले दे, चाहे वो क्लास की टॉपर लड़की का क्यों ना हो, स्वाति, तो एक बार को तो स्वाति भी यस मैम, थोड़ा तो उसका भी गला बैठेगा, चाहे कितनी अच्छी पढ़ने वाली बच्ची हो, है ना। वेरी गुड बेटा, बैठ जाओ, बहुत अच्छे नंबर आए आपके, ओके मैम, ठीक है ना। तो समझ गए, तो बात ये है, थोड़ा तो वो भी डरेगी, लेकिन हाँ अंदर से डर नहीं है, क्योंकि कोई गलती नहीं करी, कोई गलती नहीं करी तो क्या डरना, सही बात है ना। बात समझ में आ गई ना। तो पोलराइजेशन इज डायपोल मोमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम, कितनी वॉल्यूम में कितना डायपोल मोमेंट आप जनरेट करवा पा रहे हो,
इसे पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, आगे सुनो। इट्स मैग्नीट्यूड, अब भाई एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, सही बात है। इसके मैग्नीट्यूड को ना पोलराइजेशन डेंसिटी कहते हैं। देखो टर्म्स बहुत सारी आ रही हैं धीरे धीरे, तो मुंह से निकालना। आप जब मुंह से निकालोगे ना तो ही वो टर्म जिंदा रहेगी, नहीं तो वो टर्म मर जाएगी। सच बता रहा हूं, ज्ञान की मृत्यु तब हो जाती है जब जुबान चुप हो जाती है। अगर आपने बोलना ही बंद कर दिया तो ज्ञान ट्रांसफर नहीं हो सकता, इसलिए बोलना जरूरी है। तो शब्द को जिंदा रखोगे, ज्ञान जिंदा रहेगा। बहुत ही एलिमेंटल बात कर रहा हूं, वेरी वेरी एलिमेंटल टॉक कर रहा हूं। अगर ए फॉर एप्पल की जगह पर, है ना, ए फॉर वो एप्पल आईफोन पढ़ा दिया जाए बच्चे को, तो बच्चे के माइंड में वो सेब कभी नहीं आएगा, उसके माइंड में आईफोन ही आएगा। जी मुझे तो आईफोन चाहिए। आप बात को समझ रहे हो ना? तो शब्द की बहुत वैल्यू होती है। शब्द क्या है? शब्द के पीछे कुछ ना कुछ ज्ञान बैठा है, शब्द के पीछे कुछ ना कुछ इमेज बैठी है। कि एप्पल, एप्पल का मतलब क्या? एप्पल का मतलब सेब, सेब जो डॉक्टर से दूर रखता है। एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे, है ना भाई। नीट वाले बुरा मान जाएंगे अब, ये जो पीसीबी वाले हैं। तो मानो, मैं क्या करूं, मैंने थोड़ी ना दिए। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या है? पोलराइजेशन डेंसिटी। पोलराइजेशन डेंसिटी, पोलराइजेशन के मैग्नीट्यूड को मतलब ऐसे कर दूं तो ये अब बन गया पोलराइजेशन। इसको पोलराइजेशन डेंसिटी बोल सकते हो आप, ठीक है ना, इसको आप पोलराइजेशन डेंसिटी बोल सकते हो। तो मैग्नीट्यूड को पोलराइजेशन डेंसिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इसकी डायरेक्शन वही होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे जा रही है, ठीक बात, तो पोलराइजेशन की भी यही दिशा होगी, कैपिटल पी। कैपिटल पी की भी यही दिशा होगी, ठीक बात, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस ये बताना था मैंने आपको। छोटी छोटी सी टर्म्स है, आगे जाकर के यूज होंगी तो ये काम आएंगी सबकी सब। ठीक है, अच्छा, दो टर्म और आई। एक तो पोलराइजेशन डेंसिटी, जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलते हैं। देखो ना, यही है, पोलराइजेशन के मैग्नीट्यूड को ही कहते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। ठीक है ना, और पोलराइजेशन डेंसिटी का ना एक नाम और भी है, और वो नाम आप पहले से जानते हो। अभी इधर मत पढ़ना, यहां क्या लिखा हुआ ये मत पढ़ना, ये छोड़ दो। अभी सिर्फ उधर देखो, यहां आंखें बहुत घूमती हैं तुम्हारी, यहां घुमाते रहते हो, इधर उधर नहीं घूम, उधर देख, उधर देख, जहां बता रहा हूं वहां देख, यहां नहीं देखना। ठीक है, सही है। सुन, अब कई सारी टर्म्स हैं तो उलझ जाएगा, समझ रहे ना, इसलिए बोल बोल के पढ़, बोल बोल के। ठीक है, बोल बोल के पढ़। हां, पहली टर्म आपने पढ़ी पोलराइजेशन। पोलराइजेशन को पी वेक्टर, कैपिटल वाले पी वेक्टर से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसी के मैग्नीट्यूड को बोलते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन डेंसिटी। अब पोलराइजेशन डेंसिटी का ही एक नया नाम सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सर सिग्मा, हां सिग्मा, देख क्या लिखा हुआ है, सिग्मा पी। पी क्यों? क्योंकि पोलराइज हुई है। पोलराइज हो करके जो सरफेस चार्ज डेंसिटी बनती है उसी को बोलते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये एक ही बात है। इसलिए देख, पी को मॉडुलस बंद करके किसके सामने लिखा गया? सिग्मा पी के सामने लिखा गया है। ठीक है, अच्छा, आपके मन में सवाल आएगा, सर पोलराइजेशन तो पूरे में होता है ना, तो खाली सरफेस की ही चर्चा क्यों करते हो आप सरफेस की बात क्यों कर रहे हो यहां पर? आप पूरे वॉल्यूम में जो काम चल रहा है उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हो? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मैं आपको पहले भी यह बात बता चुका हूं। ठीक है, पोलराइजेशन पूरी वॉल्यूम में होता है, अंदर भी पोलराइजेशन होता है, लेकिन अंदर न्यूट्रलाइज हो जाता है। भूल गया क्या लल्लू लाल कहीं के? केवल कोने कोने वाले चार्ज ही हमारे लिए काम आते हैं। अंदर भी हो रहा है, मैं मना नहीं कर रहा, मैं मना नहीं कर रहा, अंदर भी हो रहा है, पोलराइजेशन अंदर भी चल रहा है, परंतु अंदर न्यूट्रलाइज हो जा रहा है। जैसे मैंने आपको दिखाया था प्लस माइनस, उनका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो रहा है। कोने कोने वालों की ही वैल्यू है, और कोने कोने वालों की वैल्यू है तो इसलिए कोने कोने पर तो सरफेस ही है ना भाई। इसके इस तरफ तो सरफेस ही है ना। यहां पर मैं हाथ लगाऊंगा अगर, तो सरफेस पे क्या मिलेगा? मुझे पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। और इस तरफ के सरफेस पे हाथ लगाऊंगा अगर, ये वाले सरफेस पर, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे नेगेटिव चार्ज मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? इसलिए सरफेस का महत्व ज्यादा है, वॉल्यूम का महत्व यहां पे नहीं है, समझ गए ना। इसीलिए यहां पर क्या कहा जा रहा है? यहां कहा जा रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। समझ में आ गया? तो पोलराइजेशन डेंसिटी ही क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है। कोई टेंशन नहीं, नहीं सर कोई टेंशन नहीं। सिग्मा पी, और सिग्मा पी को आप सब बच्चे जानते ही हो, आप इसको लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय
नहीं नहीं सॉरी, सिग्मा है चार्ज अपॉन में एरिया, है ना। और चार्ज अपॉन में एरिया यानी कि सरफेस चार्ज, हाँ बिल्कुल चार्ज अपॉन में एरिया है। और इसको आप मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिखना चाहो तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ऐसे भी लिखा जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है ना। इसको तो आप चार्ज डिवाइड बाय एरिया ही लिखोगे, है ना, चार्ज डिवाइड बाय सरफेस एरिया। तो ये वही है, ये वही है, चार्ज बटा सरफेस एरिया ही है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। बढ़िया। अब इधर आओ, अब इधर आओ, एक नई टर्म अब और सीखो, एक नई टर्म आप अब और सीखो। नई टर्म का नाम है, मेरे पीछे दोहराना, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। आपको जाकर के पांचवें चैप्टर में जाके पढ़ना पड़ेगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, वो सब पढ़ाते हैं, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी पढ़ाते ही नहीं है। ये पढ़ाना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है, आसान है, टर्म समझ में भी आएगी, नई टर्म है। एक बार पीछे दोहराओ मेरे, क्या है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, 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 इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। क्या मीनिंग होता है ससेप्टिबिलिटी का, सुनिएगा। ससेप्टिबिलिटी एक बहुत भारी भयंकर वर्ड लगता है ना, एकदम ऐसा लगता है जैसे इसके डेडलिफ्ट ही मारने पड़ेंगे तभी समझ में आएगा। डेडलिफ्ट समझते हो ना, जिम में थोड़ा बहुत तो देखा होगा भाई, वो रॉड के इधर उधर पूरा वो लगाते हैं वेट, है ना, फिर ऐसे उठाते हैं उसको, फिर ही रख देते हैं, उसे बोलते हैं डेडलिफ्ट, है ना। मैंने बहुत लगाई डेडलिफ्ट, तभी कमर दुखे है, कड़ दुखे है। तो ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी इज कॉल्ड सेंसिटिविटी, ये सेंसिटिविटी है। मैं समझाता हूं कैसे। अच्छा, ये भी ससेप्टिबिलिटी भी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी ही मान सकते हो आप, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। मैं समझाता हूं कैसे। अच्छा एक बात बताओ, मान लेते हैं कि एक लड़का है, एक बच्चा है, ठीक है, 13 साल का है वो बच्चा, 13 ईयर्स का। आप तो बड़े हो गए हो, वो 13 साल का है ना, 12-13 साल का है अभी, ठीक है। वो ठंडी ठंडी हवा में बाहर निकलता है, फिलहाल तो बहुत गर्मी चल रही है लेकिन अपन ठंडी मान लेते हैं, ठीक है ना। वो एकदम ठंडी ठंडी हवा में बाहर घूमने निकलता है विंटर्स में, ठीक है ना। और घूम करके आता है, 15 मिनट के अंदर अंदर आते ही ना छींके चालू, अच्छी अच्छी, जुकाम चालू, मेरे जैसा है, सेंसिटिव, सेंसिटिव, ठीक है ना। और फिर तुम जाते हो, तुम 12वीं वाले मुस्टंडे, मुस्टंडे जाते हैं बाहर, ठीक है, घर से बाहर निकले, 1 घंटा यूं शर्ट वर्ट खोल करके यूं खड़े हैं, ठंडी हवा लग रही है, बर्फीली हवा चल रही है एकदम, ठीक है ना, है ना, एकदम बर्फीली वादियों में घूम घाम करके आ गए 1 घंटा पूरा। और 1 घंटे बाद आकर के फिर एक आधी छींक आ गई, ठीक है, कोई नहीं, जुकाम हुआ क्या, नहीं हुआ, नहीं हुआ, मान लेते हैं नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन वो छोटा सा 13 साल का जो बच्चा है, उसने 3 छींके मारी है, नाक और बहन लगा उसका, यानी जुकाम हो गया। अब आप बताओ दोनों में से ज्यादा सेंसिटिव कौन है, छोटा बच्चा। तुम मुस्टंडे नहीं हो, तुम मुस्टंडे कम सेंसिटिव हो, और वो 13 साल वाला बच्चा जो है वो ज्यादा सेंसिटिव है। तो हम बोलेंगे कि ससेप्टिबिलिटी टुवर्ड्स विंटर्स उसकी ज्यादा है, एंड ससेप्टिबिलिटी टुवर्ड्स विंटर्स आपकी कम है। समझ में आ गया, ससेप्टिबिलिटी, सेंसिटिविटी। अब इसको आते हैं, बात करते हैं पोलराइजेशन पे। देखो भाई ऐसा है, कोई कोई मटेरियल ऐसा होता होगा जिस पर थोड़ी ना थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही वो एकदम तन जाते होंगे सारे के सारे, बढ़िया पोलराइजेशन हो जाता होगा, है ना। और कोई मटेरियल होता होगा घणाई जिद्दी, घणाई जिद्दी मटेरियल, कि भाई तुम लगाई जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन वो धीरे धीरे अलाइन होगा। अच्छा लग रही है कि हाँ ठीक है, हाँ थोड़ी और, हाँ थोड़ी और, अबे थोड़ी और लगाना, हाँ ठीक है, ले ले थोड़ी और लगा, हाँ ठीक, थोड़ी और लगा। समझ गए ना। कोई कोई मटेरियल होगा जिद्दी कि इलेक्ट्रिक फील्ड तुम बढ़ाई जाओ बढ़ाई जाओ बढ़ाई जाओ, पोलराइजेशन होके राजी नहीं। और कोई कोई मटेरियल होगा कि भाई थोड़ी सी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो बढ़िया से, लो जी हो गया लाइन, मालिक साहब जी हो गया लाइन। क्या बात समझ में आई ना। तो कोई कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ज्यादा ससेप्टेबल है और कोई मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ उतना ससेप्टेबल नहीं है, जिद्दी ज्यादा है, सेंसिटिव कम है। बात समझ में आई ना। तो यही लिखा हुआ देखो, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है इसे डिनोट करते हैं इस सिंबल से। ये सिंबल एक्स नहीं है, ये सिंबल वाई नहीं है, जेड भी नहीं है, ये सिंबल को बोलते हैं काय, ठीक है, काय, ठीक है, काय सिंबल है ये, CHI ऐसे लिखते हैं इसको, ची ची नहीं बोलते, ना ही चाय बोलते हैं ना ही ची बोलते हैं, इसको काय बुलाते हैं, ठीक है ना, काय। कोई कोई इसको साय बोलता है लेकिन साय ठीक नहीं है, इसे काय बोलना चाहिए, काय ही ठीक है वर्ड इसका, ठीक है। बाकी आप गूगल पे देख के देख सकते हो कि क्या क्या इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है, मैं तो इसको काय बुलाता हूं, ठीक है। तो एक काय सिंबल है, ठीक है, ABCD में नहीं मिलेगा आपको, एक ग्रीक व्रीक लेटर्स में मिल जाएगा, ठीक, बढ़िया। आइए इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी समझते हैं होता क्या है। लिखा हुआ रेशियो ऑफ द पोलराइजेशन टू द एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी फॉर्मूले की शक्ल देखते ही। अभी ये आपको कुछ समझ में नहीं आया ना, बड़ा टेक्निकल सा दे रखा है, लेकिन फॉर्मूले की शक्ल देखते आपको समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी यानी कि काय इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं। न्यूमरेटर में क्या बोला इसने,
कह रहा पोलराइजेशन रखो, मैंने रख दी पोलराइजेशन, कैपिटल पी होती है वेक्टर के साथ, ठीक है, डिवाइड बाय रेशियो है ना, तो पोलराइजेशन ऊपर 2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एप्सिलॉन नॉट ई। ये हटा लेते हैं क्योंकि हम इसको सिर्फ पी ही रहने देते हैं, ठीक है ना, मतलब मैग्नीट्यूड में बात कर लेते हैं। ये है आपकी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। अब आप खुद देखो, आपको फील आएगी। ऊपर क्या रखा गया है? पोलराइजेशन। नीचे क्या रखा गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी मीडियम के साथ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगा रहे हो उसके हिसाब से पोलराइजेशन कितनी हो रही है। यही तो कहानी थी कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगा रहे हो और मॉलिक्यूल कितना राजी है खुद को पोलराइज करने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर उसके अलोंग अलाइन हो जाते हैं इजीली, तो ज्यादा पोलराइजेशन है, यानी ससेप्टिबिलिटी क्या है? ज्यादा है, सेंसिटिव ज्यादा है। ठंडी हवा में होके आया, 15 मिनट में 3 छींके मार के नाक बहने लगी। थोड़ी भी ठंडी हवा लगती है जी, तू तो बीमार पड़ जाता है, क्योंकि तू ज्यादा ससेप्टेबल है टुवर्ड्स विंटर्स, टुवर्ड्स द मौसम चेंज। समझे ना बात को? तो ये कहानी है। क्लियर बात? फॉर्मूला समझ में आया ना? अब इसकी फील भी आपको आ गई है और आप इसको भूलोगे भी नहीं, ठीक है ना। एक बार मतलब चीज फील के साथ समझ में आ जाए, बच्चा भूलता नहीं है उसको, ठीक। तो बेटा यहां पर दो चीजें मैंने आपको बताई, एक पोलराइजेशन डेंसिटी, एक टर्म है जिसको सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कह सकते हो आप, क्योंकि सरफेस की ही चर्चा है सारी। चार्ज अपॉन में एरिया होता है, वो आप जानते हो, ठीक है ना। दूसरा ससेप्टिबिलिटी मैंने आपको पढ़ाया, ये होता है कितना पोलराइजेशन हुआ है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो दो चीजें हो गई, बढ़िया से आगे बढ़ते हैं। हा, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका रिलेशन बिटवीन, एक छोटी सी डेरिवेशन है, रिलेशन बिटवीन डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, जिसको हम लोग के लिखते हैं, इसको यहां ऊपर टंगा देता हूं, यहां है ना, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को के लिखते हैं, और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को काय लिखते हैं, ठीक है ना। इनके बीच का रिश्ता ये आपको निकालना है, ठीक है। कैसे निकलेगा मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। इनके बीच का रिश्ता कैसे निकलेगा? कोई और तो नहीं है इसके बाद स्लाइड? नहीं, ठीक है। देखो बेटा, हम जानते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखते हैं, अंदर जो होती है डाइलेक्ट्रिक बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है ई एक्सटर्नल माइनस में ई पी। यस और नो? ये पोलराइज वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर को लग रही होती है, ये वो मेन वाली जो इधर को लगती है, और ये क्या है? ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक बात? बढ़िया। अच्छा, अब हम ये बात जानते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, उसे हम सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुकना जरा, ओटीपी आया हुआ, एक सेकंड। हाँ जी, ठीक है। तो कहां थे हम? ये तो समझ में आता है, ये तो सभी के लिए लिख सकते हैं, चाहे डाइलेक्ट्रिक हो चाहे कंडक्टर हो, किसी के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लगाते हैं माइनस में जो अंदर इंड्यूस होती है वो है, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि ये जो अंदर प्रोड्यूस हो रही है ईपी, ये जो अंदर प्रोड्यूस हो रही है वो सिग्मा पी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होती है, ये भी जानते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि शीट के लिए एक दोनों शीट मान ली ना, इधर भी शीट, इधर भी सरफेस, इधर भी सरफेस, तो सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है वो तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही लिखी जाती है। वी ऑलरेडी नो दैट, है ना। यहां पे लिख सकते हो वी नो दैट, ठीक है ना। ईपी क्या है? सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आपको ये बात पता है, जो सिग्मा पी है यानी ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है पोलराइज वाली, इसको आप लिख सकते हो पोलराइजेशन का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय, यानी पोलराइजेशन डेंसिटी बोलते हैं इसको, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ या ना बोलो? ये कहां से लाया हूं बेटा? ये यहां से लाया हूं, सिग्मा पी को पी वेक्टर का मॉडुलस लिख सकते हैं। बढ़िया।
तो सिग्मा पी को पी वेक्टर का मॉडुलस लिख लिया, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट वैसे का वैसा ही है। ठीक, अब तू क्या करेगा, इस ईपी वाली वैल्यू को उठा करके यहां पुट कर देगा। ठीक है ना, इसकी वैल्यू उठाओ और यहां पे पुट कर दो। ठीक है, देख ई नेट बराबर ई एक्सटर्नल माइनस पी वेक्टर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अभी तक मुझे एक बात समझ में आ रही है, ना तो मैं के ला पाया ना मैं काय ला पाया। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि भाई मैं कहीं ना कहीं से यहां पर काय बनाऊं या फिर यहां पर के बनाऊं, कुछ तो करके मुझे यहां पर के या काय लाना पड़ेगा। अभी तक मेरे पास कोई चारा नहीं है, लेकिन मैं कैसे लाऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना। तो लाना पड़ेगा कैसे, यूजिंग काय वाला फॉर्मूला। क्या है काय वाला फॉर्मूला, अभी अभी पढ़ा था हमने बेटा, P डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट E, है ना। काय इज इक्वल टू P डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट E। ठीक बात, तो यहां से मैं P निकाल लेता हूं। देख ध्यान से यहां से मैंने क्या करा, P निकाल लिया। P बराबर काय एप्सिलॉन नॉट और E उठा करके यहां रख देता हूं P की जगह पर, है ना, क्योंकि ये P का क्या था, मैग्नीट्यूड था ना भाई। हाँ, तो P की जगह पर उठा करके ये रख देता हूं, रख दूं। देख, पुट करते हैं इस P को इसके अंदर। ठीक है, देख क्या आ जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल, है ना, माइनस में काई एप्सिलॉन नॉट E बटा में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, देख रहे हो, नीचे भी एप्सिलॉन नॉट बैठा है, ऊपर भी एप्सिलॉन नॉट यहां से आ गया P की जगह पर, तो एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इसी पेज पे कर दूं कि अगले पे करूं, यार ये जगह मुझे ना बचा लेनी चाहिए थी, यहां पर लेफ्ट से स्टार्ट करता इसको मैं, कोई नहीं, लेकिन इधर ही कर देता हूं। ठीक है, देख ई नेट इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल, हां सर सब कुछ बढ़िया, माइनस काय E। ठीक है, अच्छा अब एक बात को समझो, ये जो E है ये कौन सा E है ना, ये बेटा नेट वाला E होता है। यहां पर शायद मैंने ये चीज लिखी नहीं है, सॉरी यहां पर मैंने चीज लिखी नहीं है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही है भाई, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही लिखी जाती है यहां पर, है ना। तो यहां मैंने लिखा नहीं है, इसको यहां लिख देता हूं, कहां गया, ये रहा, नेट नेट नेट। तो ये भी क्या है, ये नेट ही है, ये नेट ही है। ठीक है, ये नेट ही है, बढ़िया बढ़िया, इतना ओके है एकदम मामला, बढ़िया। ठीक है, एक काम करते हैं, हमें एक इक्वेशन यहां पर दिख रही है, ई नेट बराबर ई एक्सटर्नल माइनस काय ई नेट। ठीक है, हम डिवाइड कर देंगे ई नेट से बोथ साइड्स। ठीक है, डिवाइड ई नेट बोथ साइड्स। ठीक है, डिवाइड बाय कर लो यहां पे, है ना, डिवाइड बाय ई नेट बोथ साइड्स। ठीक है ना, कर लेना इसको, अंग्रेजी है ये। ठीक है, देख अब ई नेट के बटे में भी आ गया, ई नेट इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल के बटे में आ गया ई नेट माइनस काय ई नेट के बटे में आ गया ई नेट। जो जो कटता है काटो भाई साहब, काटो भाई साहब। ई नेट से ई नेट कटा 1 1, ई नेट से ई नेट कटा 1 1, जो बचा लिख, यहां आ गया 1 इज इक्वल टू, ध्यान से देख बेटा, ई एक्सटर्नल अपॉन में ई नेट को तू पहले से जानता है, दिखाऊं, ई एक्सटर्नल डिवाइड बाय ई नॉट को तू पहले से जानता है, ई एक्सटर्नल डिवाइड बाय ई नेट को तू पहले से जानता है, ये के बराबर है। ये देख, ई एक्सटर्नल अपॉन में ई नेट क्या है बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ही बराबर है, ये माइनस काय माइनस में था, उठ के यहां आ गया, ये बन गया के इज इक्वल टू 1 प्लस काय, फॉर्मूला है। ठीक है जी, इसकी डेरिवेशन एनसीईआरटी में दी गई है, इसलिए करवानी जरूरी थी। ठीक है ना, इसलिए करवानी जरूरी थी। ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट नहीं है, किसके सिलेबस में आता है, किसके सिलेबस में नहीं आता,
इसकी जानकारी की आपको जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में था तो मुझे कराना पड़ा और एनसीईआरटी में इसी प्रकार की डेरिवेशन कराई गई है। ठीक है, रिलेशन किसके किसके बीच का है बेटा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी के बीच का है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 प्लस इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी, ये आपके याद करने योग्य है। ठीक है, बाकी आप डिराइव तो करोगे ही, कम से कम एक दो बार इसको हाथ से लिख के देखना तो आपको याद हो जाएगा, ये जैसे मुझे याद हुआ है। ठीक है ना, एक दो बार हाथ से लिख के देखोगे आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल चीजें हैं नहीं। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, पूरी कहानी सुन लीजिए। ई नेट जो अंदर की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो एक्सटर्नल जो बाहर होती है, और जो पोलराइज उल्टी होती है उनको माइनस करके आती है। पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ऐसा भी लिख सकते हो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये सिग्मा कौन सा बन रहा है? पोलराइज वाला ही आएगा, और वो होता है पोलराइजेशन डेंसिटी के बराबर, जो कि मैग्नीट्यूड ही होता है। ठीक बात है, आपने इसको उठा के यहां पुट कर लिया तो ई नेट आ गया एक्सटर्नल माइनस पी बाय एप्सिलॉन नॉट। अब पी को काय वाले फॉर्मूले से निकाल करके पुट कर दो, क्योंकि मुझे काय को घुसेड़ना था यहां पे, अभी तक काय घुसेड़ ही नहीं रहा था, काय को अंदर घुसाना पड़ेगा तभी तो आप रिलेशन बता पाओगे दोनों के बीच का। समझ पा रहे हो ना? तो काय घुसाना था किसी तरीके से, तो काय मैंने पी की हेल्प से घुसा दिया, घुस गया तो जो कटता था कट गया, और जो बचता था वो बचा करके मैंने यहां लिख दिया। अब ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये भी नेट इलेक्ट्रिक, तो मैंने दोनों सब तरफ क्या कर दिया? ई नेट से डिवाइड कर दिया, तो यहां 1 रह गया, ई नेट बाई ई नेट 1 आ गया, ई नेट से ई नेट कट गया तो काय रह गया, और ई एक्सटर्नल डिवाइड बाई ई नेट जो होता है वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है। ठीक है ना, ये आपको पता है पहले से कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, ये एक्सटर्नल की डिवाइड बाय के होती है, तो के ऊपर जाएगा तो ई एक्सटर्नल डिवाइड बाय ई नेट आ ही जाएगा, है ना। तो यही यूज किया है हमने, समझ पा रहे हो ना, यही यूज किया है, ई एक्सटर्नल डिवाइड बाय ई नेट को ही हमने के लिखा है। ठीक है ना, ये तो कॉन्सेप्ट है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो बाहर वाली की डिवाइड बाय के होती है, ये तो कॉन्सेप्ट है भाई, ये तो कॉन्सेप्ट ही है, वेरीफाइड कॉन्सेप्ट है ये, तो उससे हमने ये निकाला है, उठा करके यहां पुट कर दिया है, बस कहानी ये है सारी। ठीक है, तो रिलेशन निकल करके आ गया, क्या रिलेशन निकल करके आया कि के 1 प्लस काय के बराबर होता है। ठीक है जी, ये रिलेशन निकल के आया है, बढ़िया, आगे चला जाए। एक टॉपिक आता है इसके बाद जिसे बोलते हैं, अब ये थ्योरी के टॉपिक है प्यारे प्यारे, है ना, ये सब टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए, नाम आपको पता होने चाहिए, ये टॉपिक आपको नहीं मिलेंगे एनसीईआरटी ढूंढने पर, लेकिन ये नाम आपको कम से कम पता होने चाहिए। एक नाम है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है? बहुत सारा डाइलेक्ट्रिक हो गया ना आज, तो चैप्टर हमारे टॉपिक का नाम ही डाइलेक्ट्रिक है, तो आज तो डाइलेक्ट्रिक के बारे में सब कुछ जानना ही था आपको। ठीक है ना, तो ये टॉपिक का नाम है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है बताए? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये होती है कि भाई कोई मटेरियल कितना विदहोल्ड कर सकता है अपने मॉलिक्यूल्स को, कितना बचा सकता है अपने मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड से, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। सर नहीं बचा पाए तो क्या होगा? तो फट जाएगा, डाइलेक्ट्रिक फट जाएगा, चिकना चूर हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, गल जाएगा, सड़ जाएगा, काला पड़ जाएगा। आपने कभी देखा है इस तरीके का एक टेस्टर मिलता है मार्केट में, पूछना पापा के इलेक्ट्रॉनिक वाले इलेक्ट्रिकल वाले डब्बे में ये होगा, जहां पापा इलेक्ट्रिकल का थोड़ा बहुत करते हैं। पापा लोग ऐसे ही होते हैं भाई, घर के इलेक्ट्रिकल काम खुद ही छोटे मोटे कर लेते हैं, कोई पेच कसना, कोई पेच ढीला करना, है ना। तो इस तरीके की चीज पड़ी होगी, टेस्टर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टेस्टर, टेस्टर बुलाते हैं इसको। ये क्या होता है? ये पूरा प्लास्टिक का होता है ऊपर से, ताकि आप हाथ से पकड़ लो। जैसे ये ना भाई, मैं हाथ से पकड़ रहा हूं इसको, तो ये क्या है? ये प्लास्टिक है, इसके अंदर मेटल की रॉड होती है। ये जैसे देखो अंदर मेटल है, ये पूरा मेटल है, और किसी भी तार में करंट आ रहा होगा ना, तो यहां पर बत्ती जगती है ये वाली। इसका मैकेनिज्म ही ऐसा है, इसका सर्किट कंप्लीट हो जाता है ना, अर्थ के साथ, और ये बत्ती जला देता है यहां पर। तो इससे पता चल जाता है ओ हो इस तार में करंट है, उंगली नहीं लगानी। तो ये असल में झटके से बचाता है। ये आपको टेस्ट करके बताता है भाई इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसमें करंट है कि नहीं है, इसमें है कि नहीं है, इसमें है कि नहीं है, ये बताने का काम टेस्टर का होता है। ठीक है ना। अब आप एक बात बताओ, इस टेस्टर को कहां यूज करते हैं जानते हो? इस टेस्टर को यूज करते हैं कि छोटी मोटी तार में, कहीं 5 एम्पियर की तार, कहीं 10 एम्पियर की तार हो, है ना, किसी सॉकेट के अंदर छोटा मोटा घुसा दिया, किसी बड़े सॉकेट में भी घुसा दिया, तो वहां तक की तो टेस्टिंग कर लेगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं सीढ़ी ले लूं, सीढ़ी, जीना, सीढ़ी, है ना, स्टेयर्स, वो वुडन वाली स्टेयर्स ले लूं, है ना, और पास वाले खंबे पे चढ़ जाऊं और बोलूं नहीं जी मैं इसी से टेस्ट करूंगा, अब तो कितना करंट है मुझे पता करना है, करंट है कि नहीं है मुझे पता करना है। अब मैं इस टेस्टर को लेके खंबे पे चढ़ जाऊं तो इलेक्ट्रिकल पोल पे चढ़ गया तो, और वहां लगा दिया तो बहुत पटाखा बोलेगा।
जोर से पटाखा बोलेगा और मैं तो गया गया, मेरे साथ तो जो होगा सो होगा, इसके चिथड़े चिथड़े हो जाएंगे। क्यों? क्यों? इसका प्लास्टिक सारा क्यों गल गया? इसके प्लास्टिक के टुकड़े टुकड़े क्यों फट गए? क्यों टेस्टर हमारा खराब हो गया? टेस्टर खराब इसलिए हो गया क्योंकि मैं बेवकूफ था। मुझे यह नहीं पता था कि हर मटेरियल की कोई विदहोल्ड करने की, विदस्टैंड करने की, झेलने की, हिंदी में कहते हैं झेलना, इंग्लिश में कहते हैं विदहोल्ड या विदस्टैंड करना, हिंदी में कहते हैं झेलना, इसकी एक कैपेसिटी होती है। हर मटेरियल हर टाइप का करंट नहीं झेल लेगा। अगर ज्यादा करंट आ गया तो वही हाल होगा जो अभी इस टेस्टर का हुआ, खंबे पे चढ़ गया तो भड़ाका पै गया पूरा। और ऐसा ही कभी कभी गीजर के साथ भी होता है। आपके सभी के घरों में गीजर लगा हुआ होगा, है ना? और गीजर कभी बहुत देर चल जाए बाई चांस मान लो, तो आपने देखा होगा वो जो प्लग होता है उसमें स्पार्किंग होती है, भट करके फटता है और टुकड़े टुकड़े हो जाता है ना? काला पड़ जाता पूरा सॉकेट वॉकेट काला। फिर उसको बुलाना पड़ता है इलेक्ट्रिशियन को कि भाई इसको खोल के नया लगा के जा, ठीक करके जा। पैसा अलग से लेता है 400-500 रुपए, वो सामान भी लेकर के आता है अपने साथ। समझ गए ना बात को? तो ये है हर इंसुलेटर की विद होल्ड कैपेसिटी, विद स्टैंड करने की कैपेसिटी, झेलने की कैपेसिटी, जिसको क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अगर इससे ज्यादा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो फिर मॉलिक्यूल फट जाएंगे। यही हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है पता? इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन खींचती है, नहीं करती क्या ऐसा? आप मुझे एक बार बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी इलाके में है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी इलाके में है, ठीक है, और यहां पर कोई कंडक्टर है या कोई इंसुलेटर, कुछ भी रखा हुआ है, मान लो कोई मटेरियल रखा हुआ है यहां पे मान लो, तो उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है क्या वो सारे आकर के इस तरफ को क्यूई फोर्स की वजह से इकट्ठे नहीं हो जाते? क्या हो जाते हैं ना? सारे इलेक्ट्रॉन खींचना चालू कर देती है ये। सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ा दी तो सर और इलेक्ट्रॉन खींचेगी। अच्छा ठीक है, और बढ़ा दी तो सर और इलेक्ट्रॉन खींचेगी। अच्छा और बढ़ा दी तो सर और इलेक्ट्रॉन खींचेगी। थोड़े समय के बाद क्या होगा? इस ऑब्जेक्ट की ना शेप बिगड़नी चालू हो जाएगी, और ये बड़ा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होता है। इसकी शेप बिगड़नी चालू हो जाएगी, और इसकी शेप सपोज करो इलास्टिक नहीं हो, इसकी शेप सपोज करो कि इलास्टिसिटी इसमें कम हो, तो क्या होगा? फटना ही है फिर तो ब्रिटलनेस होगी और टूट जाएगा। अरे भाई इलास्टिसिटी नहीं होगी तो प्लास्टिसिटी होगी, इलास्टिक एंड पिलास्टिक। देयर आर टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। याद करो 11th क्लास का सॉलिड्स चैप्टर याद करो, सेकंड बुक का पहला चैप्टर याद करो, छोटा सा चैप्टर था 3 लेक्चर में निपट गया था, उदय बैच का, याद करो। उसमें हमने ये चीज पढ़ी थी कि या तो बॉडी का इलास्टिक नेचर होता है ज्यादा और प्लास्टिक होता है कम, या फिर प्लास्टिक होता है ज्यादा इलास्टिक होता है कम। जो पिलास्टिक ज्यादा है वो इलास्टिक नहीं है, और जो इलास्टिक ज्यादा है वो पिलास्टिक नहीं है। तो भाई सोचो, जो इलास्टिक ना ज्यादा हुआ, ठोस हुआ ऐसा, उसकी शेप कितना ही चेंज कर लोगे भाई, उसकी शेप के साथ कितना ही खिलवाड़ कर लोगे। यहां सारे इलेक्ट्रॉन आके जमने चालू हो जाएंगे, यहां सारे प्लस वाले प्रोटॉन चार्ज आकर के जमने चालू हो जाएंगे, और थोड़े समय के बाद क्या होगा? ये उधर फटेगा और ये उधर फटेगा, फट, खत्म। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो गई पूरी। ठीक है ना? मृत्यु हो चुकी है किसकी? डाइलेक्ट्रिक की। समझ गए ना? क्या लिखा है देख, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ना डाइलेक्ट्रिक विदाउट ब्रेकिंग ऑफ इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी फटने तक जितना वो झेल सकता है उसे बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट मटेरियल। फील आ गई? इस टेस्टर को लेकर के पूरे घर में मंडराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये टेस्टर लेके खंबे पे चढ़ गया तो फट जाएगा ये। ठीक है? और इसी से जुड़ा हुआ ये वाला टॉपिक जिसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। आप में से हर बच्चा मुझसे पूछता है, बहुत सारे मैसेज आते हैं मेरे पास, सर आप तो कहते हो एयर इंसुलेटर है, एयर इंसुलेटर है, एयर इंसुलेटर है, एयर इंसुलेटर है, फिर ये बताओ बिजली क्यों चमकती है और बिजली क्यों गिर जाती है? वो भी तो एयर के थ्रू चलती है। देखो देखो, एयर के थ्रू चल रही है ये, है ना? ये बिजली की जो वो है लाइटनिंग है जो आसमान में होती है ना? ये कैसे एयर के थ्रू चल जाती है, और कैसे बादल से निकली हुई बिजली आकर के लोगों के सर पे गिर जाती है और लोगों की मृत्यु हो जाती है इस चीज से? ये बच्चे बहुत डाउट पूछते हैं आकर के मेरे डीएम में। वो डीएम भरा हुआ है और वो डीएम में रिप्लाई तब तक नहीं कर पाऊंगा जब तक मैं उस टॉपिक पर पहुंचूंगा नहीं, लेकिन बच्चा क्यूरियस बहुत ज्यादा, ये जान करके मुझे बहुत खुशी होती है। अगर आपकी क्यूरियोसिटी मुझ तक पहुंचती है ना, मेरे लिए वो बहुत खुशी का टाइम होता है। मैं रिप्लाई देना चाहता हूं लेकिन चाह के भी नहीं देख पाता, क्योंकि वहां तक पहुंचे नहीं ना। डाइलेक्ट्रिक ना बताता तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन तक कैसे आता? तो होता क्या, मैं आपको बताता हूं। यहां क्या लिखा हुआ था? ब्रेकिंग ऑफ इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। मतलब क्या इस बात का?
मतलब इंसुलेटर भी ना एक हद तक इंसुलेटर है। जिस दिन आपने इंसुलेटर का यह हाल कर दिया, जिस दिन आपने इंसुलेटर का यह हाल कर दिया कि उसे आपने फोड़ दिया अंदर से, उसका नेगेटिव चार्ज किधर और पड़ा है, उसका पॉजिटिव चार्ज किधर और पड़ा है, तो फिर तो उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी खत्म हो गई। फिर तो वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है मेरी जान। यस, ऐसा ही एयर के साथ होता है। एयर के अंदर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी एयर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ना, वो कहती है बस मैं हाथ जोड़ती हूं, अब और नहीं हो पाएगा, अब और नहीं हो पाएगा। होता क्या, मैं आपको बताता हूं। जो बादल होते हैं ना, अभी ये अंग्रेजी मत पढ़ना, ये तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा मैं, है ना। ये जो बादल होते हैं ना, इन बादलों में नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ इकट्ठा होता है, और लैंड पर जो जमीन है नीचे, उस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होना चालू होता है, क्योंकि नेगेटिव वाला नेगेटिव वाले को रिपेल करेगा तो यह पॉजिटिव रह जाएगा, ठीक है ना। तो इनके बीच में क्या चालू हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड चालू। ये सब कुछ सिलेबस में नहीं है आपके, बस ऐसे ही बता रहा हूं आपके इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत क्यूरियस है, मेरे बच्चे बहुत क्यूरियस है भाई। जो मुझ तक पहुंचते हैं ना मैसेज, आपके बहुत मजा आता है मुझे देख करके भाई, क्यूरियस बच्चे हैं बिल्कुल। नीचे जमीन पर आता है पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होकर के, और बादल के चलने से, क्योंकि बादल बहुत बड़े बड़े मास होते हैं, ये गैस के बहुत बड़े बड़े मास हैं ये, तो जब ये चलते हैं ना तो एयर से रगड़ते हैं, एयर से रगड़ के चार्ज हो जाते हैं। जैसे मेरा हाथ ये चार्ज हो चुका है, 3-4 बार ऐसे रगड़ लिया ना, अब ये चार्ज हो गया। तो ऐसे ये भी क्या हो जाते हैं, नीचे से चार्ज होते हैं, रगड़ के एयर के साथ रगड़ खा के चार्ज हो जाते हैं। अब चार्ज हो गए और बड़ा मास बन गया बहुत ज्यादा, तो नीचे धरती में भी ये चार्ज उल्टा वाला इंड्यूस करवा लेते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। बादलों की होती है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, धरती की होती है चार्जिंग बाय इंडक्शन, और इंडक्शन से चार्ज होते ही इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होनी चालू हो जाती है। अब धीरे धीरे इन बादलों में और चार्ज बिल्डअप होता है रगड़ने से, सिमिलरली, और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज नीचे इंड्यूस होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और बढ़ने लगती है, और बढ़ने लगती है, और बढ़ने लगती है, चार्ज और बढ़ने लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ने लगती है। और फिर एक ऐसा मोमेंट आता है जब एयर के मॉलिक्यूल जो शांत बैठे थे, बिल्कुल ये प्लस और ये माइनस एकदम शांत बैठे थे, उनकी हालत टाइट हो जाती है, उनकी हालत ऐसी हो जाती है, ऐसी, क्योंकि प्लस वाले पर उस तरफ लगेगी क्यूई और माइनस वाले पर इस तरफ लगेगी, प्लस से माइनस जाना, हाँ ठीक है, प्लस इस तरफ माइनस इधर लगेगी क्यूई, ठीक बात है ना। और थोड़ी देर के बाद क्या होगा, यह मॉलिक्यूल फट जाएगा यह मॉलिक्यूल फट जाएगा, और जैसे ही फटेगा प्लस वाला भागेगा ऊपर, नेगेटिव वाला भागेगा नीचे, और यह पूरा पाथ फ्री हो जाएगा। और जैसे ये पाथ फ्री हो गया, मतलब एयर नहीं है, तो इजीली फ्लो हो सकती है, और यह स्पार्क के फॉर्म में आपको दिखती है, लाइटनिंग के फॉर्म में आपको दिखती है, और बोलते हैं जी बिजली गिर गई, आदमी मर गए, बंदे मर गए, गाड़ी फूक गई, घर जल गया, पेड़ जल गए, इत्यादि इत्यादि। समझ गए ना। डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ एयर, डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। एयर मॉलिक्यूल फट गए, एयर मॉलिक्यूल फट गए। क्यों फट गए, इतनी अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गई है धरती और बादलों के बीच में, ऐसा होता है। ठीक है, पढ़ लो अब एक बार। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इन एयर अकर्स व्हेन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कॉजेज द एयर टू सडनली बिकम कंडक्टिव। एयर कंडक्टिव होगी जी, हाथ जोड़ दिए उसने, बोली बस करो यार, कितना खींचोगे मुझे, बस करो बस करो बस करो, फट गई। अलाउइंग करंट टू फ्लो, इसलिए करंट पैदा हो जाता है, क्योंकि चार्ज का चलना चालू हो गया, चार्ज मोशन कर गए ना, एयर के मॉलिक्यूल फट के मोशन कर रहे हैं, ये नीचे ये ऊपर, ये नीचे ये ऊपर, तो करंट जनरेट हो गया, करंट पैदा हो गया। दिस हैपेंस व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक्सीड्स द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, मतलब जितनी औकात थी एयर की, उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगा दी, तो एयर कहती है जी मुझे माफ करो, मुझे छुट्टी दे दो, विच इज अबाउट 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये वही दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, वोल्ट पर मीटर होती है ना, तो किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर ऐसे दे रखा है। दिस ब्रेकडाउन इज ऑफन अकंपनीड बाय स्पार्क्स कॉज लाइटनिंग। समझ में आया, ठीक है, ठीक है। कैसा लगा सुन करके पढ़ करके इसको, कैसा लगा सुन करके पढ़ करके इसको, कैसा लगा सुन करके पढ़ करके इसको। हाँ, मौत का नंगा नाच होता है मौत का नंगा नाच होता है भाई, ठीक है ना, मौत का नंगा नाच होता है। फिर कहां पे, हवा में, हवा के मॉलिक्यूल फट जाते हैं, हवा के मॉलिक्यूल फट जाते हैं। समझ में आया,
डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन समझ में आया है? समझ में आया? ठीक है, ठीक है। कितना और रह गया भाई? इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर में डालने का ही रह गया अब तो। बस इसको अगली बार कर लेंगे, ठीक है? एक छोटा सा टॉपिक और करवा देता हूं आपको, बस एक छोटा सा टॉपिक और 5-7 मिनट का, ठीक है? 5-7 मिनट का एक छोटा सा टॉपिक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर द लवली मैसेजेस। बहुत बहुत धन्यवाद, है ना? एक छोटा सा टॉपिक और कर लो, ठीक है? उसके बाद अपन खत्म करते हैं इसको, ठीक है ना? हाँ, पानी ले लेता हूं भाई, एक सेकंड। देख, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है जो इंड्यूस चार्ज पैदा होता है कहां? डाई इलेक्ट्रिक के कोनों पर, साइड्स पर, कोनों पर, उनकी चर्चा हो रही है, ठीक है? जैसे तुझे याद है ना कि इधर आके सारा प्लस चार्ज इकट्ठा हो जाता है, इधर आके सारा माइनस चार्ज इकट्ठा हो जाता है। तो इसी की बात हो रही है कि यहां पर आके कितना नेगेटिव का सिग्मा आया, इधर आके कितना पॉजिटिव का सिग्मा आया, उसकी चर्चा है ये। समझा ना? मतलब कितना प्लस चार्ज यहां इंड्यूस हुआ, इधर कितना नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, उसकी चर्चा हो रही है ये। तो वो मैग्नीट्यूड आपको जानना है। छोटी सी डेरिवेशन है, डेरिवेशन सारी छोटी छोटी सी है, लेकिन है ज्यादा, मतलब है ना, मतलब संख्या में ज्यादा, लेकिन टेंशन वाली नहीं है ज्यादा, है ना? आसान है। देखो देखो, आप जानते हो कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा जी, जो बाहर से हम लोग लगाते हैं, बाहर वाली ई नेट, वो अंदर वाली ई पी का नेट निकल के, और ये एक्सटर्नल, सॉरी ये एक्सटर्नल है। हम जो बाहर से लगाते हैं वो होती है ई एक्सटर्नल, जो अंदर पैदा होती है वो है ई पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? और दोनों का माइनस होकर के निकल के आता है ई नेट, है ना? तो दिस इज ई एक्सटर्नल माइनस ई पोलराइज्ड। बहुत बढ़िया, इतना ओके है? हाँ ओके, ठीक है। अब सुनो, हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पर चाह रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज निकालना। और चार्ज किसके द्वारा आया हुआ है? पोलराइजेशन के द्वारा आया हुआ है बेटा। जो यहां चार्ज इकट्ठा हुआ है और जो यहां चार्ज इकट्ठा हुआ है, वो तो पोलराइजेशन से ही चार्ज आया है ना, इधर और इधर। पहले तो नहीं था, पहले तो सारे इधर उधर मुंह करे बैठे थे। कोई इधर मुंह कर रखा था, किसी ने इधर, किसी ने इधर, किसी ने उधर, है ना? सारे अपने अपने मैनिक्विन बने बैठे थे, पुतले बने बैठे थे। जैसे प्रिंसिपल सर आए, सारे तन गए। तन के इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर नेगेटिव चार्ज आ गया। सही बात है कि नहीं? सरफेस चार्ज डेंसिटी पैदा हो गई है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब हम जो चार्ज निकालना चाह रहे हैं वो ये वाले चार्ज हैं। तो वो तो आपको यहीं से मिलेंगे ना, वो तो ईपी ही, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ही बताएगी ना भाई कि कितना चार्ज पोलराइज हुआ है। उसी के हिसाब से मैं बनी हूं। इसका जन्म कब हुआ? इसका जन्म किसने करवाया? इन्हीं चार्जों ने तो करवाया। तो इसी की मदद से हम फाइंड करेंगे कितना चार्ज है। बात समझ, ठीक है ना? इसी की मदद से हम फाइंड करेंगे कितना चार्ज है, ठीक है? तो एक काम करते हैं, हम इसको इधर ही छोड़ते हैं, मतलब इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं। ये माइनस वाला है, इधर आके प्लस हो गया, यानी ये ईपी, और ये ई एक्सटर्नल माइनस में ई नेट। एकदम बढ़िया, एकदम सही, कोई दिक्कत तो नहीं ना? इधर वाले को इधर ले आए, इधर वाले को इधर, क्योंकि हमें यही बताएगा ना, अंदर की कहानी हमको यही बताएगा। ठीक बात, बढ़िया, अच्छा, सही है। एक बात बताओ, क्या आप सभी बच्चे ये बात जानते हो कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय के होती है? ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जो ई नेट, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डिवाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना? ये कॉन्सेप्ट है तो उठा के यहां पुट कर दे, चुपचाप उठा के इसे यहां पुट कर दे। EP इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस ई नेट की जगह क्या लिखेगा बेटा? ई एक्सटर्नल बटा में के। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। ई एक्सटर्नल कॉमन ले ले, ठीक है सर, ले लेता हूं। ई एक्सटर्नल कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1 बाय के। क्या बात है सर, मजा आ गया। और यहां पे क्या है? यहां पे EP है, ठीक बात है। अब एक काम कर, तू जानता है EP को,
ये होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा पी वाला ये है ना। ऐसे ये भी एक्सटर्नल कुछ सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाय के, और सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू, यही वाला क्यू, इंड्यूस चार्ज वाला जो है ना, इंड्यूस चार्ज वाला यानी पोलराइज चार्ज वाला डिवाइड बाय ए एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि बेटा सिग्मा क्यू बाय ए ही होता है, चार्ज अपॉन में एरिया, यहां भी यही होगा, चार्ज जो भी एक्सटर्नली है डिवाइड बाय एरिया एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाय के। तो देख ए एप्सिलॉन नॉट से ए एप्सिलॉन नॉट आमने सामने था तो कट गया, जो बच गया बेटा वही तेरा आंसर है। तो क्यू पोलराइज्ड यानी जितना चार्ज यहां आके इकट्ठा हुआ है वो नेट चार्ज का 1 माइनस 1 बाय के है, 1 माइनस 1 बाय के है। मैं आपको बता दूं इसकी डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बच्चा पूछता है सर रटवा क्यों रहे हो। मैं आपको सच बताऊं, एक्सपीरियंस रहा है ना पढ़ाने का, तो अगर मैं आपको सीधा फॉर्मूला ये दे दूंगा ना बेटा कि ये याद कर ले, तो बच्चा कहेगा सर रटवा क्यों रहे हो, कहां से आया है सर बताओ, फिर मुझे बताना पड़ता है, क्योंकि ये कोई मुश्किल चीज नहीं थी आपके लिए, करने को आप कर भी सकते हो, ठीक है ना, और याद भी कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना। तो ठीक है, मैंने सोचा करवा देता हूं। तो जो चार्ज यहां पर इंड्यूस होगा वो नेट चार्ज ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाय के होगा। एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले को पक्का करने के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है, ध्यान से देखना। कह रहे कैपेसिटर पर चार्ज है Q, अब एक माइका शीट डाली गई है। माइका क्या होता है, एक इंसुलेटर है, हमारे लिए एक डाइलेक्ट्रिक है। केमिस्ट्री में कुछ होता होगा जी, है ना, माइका जमाइका, तेरा माइका मेरा ससुराल है, जो भी होगा, ठीक है, लेकिन हमारे यहां तो भाई ये क्या है, ये डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है ना। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका 5 है, उसे इंट्रोड्यूस किया गया। कह रहा तो इंड्यूस चार्ज कितना हो जाएगा अब कैपेसिटर के अंदर, ठीक है जी। तो कहानी वही है कि इंड्यूस चार्ज यानी पोलराइज चार्ज आपको बताना है, नेट चार्ज और 1 माइनस 1 बाय के बराबर होगा। फॉर्मूला मुझे याद है, आपको भी ऐसे याद होना चाहिए। डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आपको अब पोलराइज चार्ज निकालना है, नेट चार्ज तो क्यू है बता दिया इसने, और 1 माइनस 1 बाय 5 कितना हो जाएगा बेटा, जल्दी से बता दो। यहां 5 एलसीएम, 5 में से गए 4, 4 बटा 5 क्यू, 4 क्यू बाय 5, 4 क्यू बाय 5। आंसर इसका ए है। बोलो जी, कुछ था इसमें? कुछ नहीं था भाई, बहुत सिंपल, बहुत इजी, ठीक है। क्लियर बात। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, बस यही टॉपिक लास्ट मेरे ख्याल से होना चाहिए। हाँ, यही टॉपिक लास्ट है, ठीक है ना। तो ये कल करवा देंगे आपको यार, ठीक है, कल करवा देंगे, है ना। कल है ना आपकी क्लास? आज क्या है, बुधवार है ना, आज बुध है ना बृहस्पति है आज तो, ठीक है। कल शुक्र को करवा देंगे, ठीक है। कल आपकी लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की, चैप्टर खत्म है कल, ठीक है ना। फिर बस प्रैक्टिस सेशन लेकर के आऊंगा, और जिसमें डीपीपी के भी कुछ सवाल लेकर के आऊंगा आपके, है ना, और भी कुछ प्रैक्टिस मुझे जो करवाना होगा वो लेके आऊंगा, ठीक है ना। तो नोट्स कर लीजिएगा बेटा कंप्लीट, ठीक है, और रिवीजन कर लो क्योंकि चैप्टर अपने अंतिम चरण पे है, ठीक है। कैसा लगा आज का लेक्चर एक बार बता दो जरा, है ना, कैसा लगा आज का लेक्चर एक बार बता दो। नोट्स कर लेना, रिवीजन कर लेना, डीपीपी के कुछ पुराने सवाल बचे कुचे हुए हो तो वो भी कर लेना। आज वाली डीपीपी के बेशक मत करना, कोई बात नहीं, है ना। आज शायद डीपीपी है भी नहीं, आज शायद नो डीपीपी है, ठीक है। बढ़िया, चलो जी, बहुत बढ़िया। आज थोड़ा सा जल्दी छोड़ दिया मैंने आपको, है ना। हमेशा तो 2 घंटे लेना अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा जल्दी आराम करो, है ना। अगली क्लास आपकी जो भी है उसके लिए थोड़ा सा, है ना, प्री प्रिपरेशन कर लो, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर और चैप्टर को करते हैं फिनिश। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।